सत्यजीत रे भारत के ऐसे नगीने जिन्होंने यथार्थवादी फिल्मों को नई दिशा देने के अलावा साहित्य, चित्रकला जैसी अन्य विधाओं में भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। सत्यजीत राय, जो कि सत्यजीत रॉय और सत्यजीत रे के नाम से अंग्रेजी में जाने जाते हैं, इन्होंने 35 नेशनल अवार्ड्स जीते हैं। 1992 में इन्हें अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 1978 में इन्हें एक डिग्री ऑनरी डिग्री दी, जो कि चार्ली चैपलिन के बाद इन्हें दूसरे इंसान थे जिन्हें मिला था। उसके बाद इन्होंने लिखने की शुरुआत तब की जब ये सिर्फ 14 वर्ष की उम्र में लुइस कैरोल की कुछ कविताओं को ट्रांसलेट किया करते थे। इनके दादाजी उपेंद्र नाथ और इनके पिताजी दोनों ही बंगाल के अव्वल दर्जे के लेखक रहे हैं। इन्होंने 36 फिल्में बनाई हैं। भारत रत्न से भी इन्हें नवाजा गया है 1992 में। और सत्यजीत राय प्रमुख रूप से तो फिल्मों में ही निर्देशित करते रहे और उसी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन लेखक और साहित्यकार के रूप में भी उन्होंने उल्लेखनीय अपनी जो छवि है वो बनाई हुई है। तो सत्यजीत राय फिल्म निर्माण से संबंधित कई काम खुद ही करते थे। इनमें निर्देशन, छायांकन, पटकथा, पार्श्व संगीत, कला निर्देशन, संपादन आदि कई काम भी शामिल हैं। सत्यजीत राय ने अपने जीवन में 37 फिल्मों का निर्देशन किया, जिनमें फीचर फिल्में, वृत्तचित्र और लघु फिल्में शामिल हैं। इनकी पहली फिल्म पाथेर पांचाली को कॉन फिल्म उत्सव में 11 अवार्ड मिले थे और वो सर्वोत्तम मानवीय प्रलेख पुरस्कार भी मिला था। विश्व में भारतीय फिल्मों को नई पहचान दिलाने वाले सत्यजीत राय भारत रत्न के अतिरिक्त पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित हैं। अपू ट्रायलॉजी के नाम से इन्होंने 3 मूवीज बनाई थी और तीनों ही मूवीज पाथेर पांचाली, अपराजिता और अपू का संसार, ये तीनों ही मूवी अपने आप में बेमिसाल रही, जिसके साथ सत्यजीत रे ने अपनी शुरुआत की थी। इसके अलावा म्यूजिक रूम, बिग सिटी यानी महानगर और चारुलता इनके प्रमुख और प्रचलित मूवीज हैं। इनकी अगर हम सीरीज देखें तो 37 फिल्में, मतलब बहुत सारे और एक से एक बढ़ के कहानियों पर इन्होंने यथार्थ चित्र पेश किए हैं। पाथेर पांचाली से शुरू करके और अपराजिता, जिसका पाथेर पांचाली का दूसरा भाग है, फिर तीन कन्या के ऊपर, तीन कन्या जिसमें पोस्ट मास्टर की रतना, मणिहारा की मोहिनी और समाप्ति की महुआ जी अच्छे से बताएंगे क्योंकि वो है, उन्होंने बहुत स्टडी किया है और उनकी वजह से ही मैं सत्यजीत रे को इतना पढ़ पाई। तो रविंद्रनाथ के ऊपर भी उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, दी इनसाइड आई के नाम से, जिसके नाम से उनकी बायोग्राफी भी छपी बाद में। फिर पूरी 37 फिल्में हैं उनकी, उतना गिनना अभी एक एक करके, जो कुछ भी हम बात कर सकेंगे उसके ऊपर हम बातें करेंगे। और अकीरा कुरोसावा का कमेंट जो है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जाना जाता है। अकीरा कुरोसावा, जिन्हें विश्व सिनेमा का पितामह माना जाता है, उन्होंने ऐसा कहा था कि सत्यजीत राय के बिना सिनेमा जगत वैसे ही है जैसे सूरज चांद के बिना आसमान। तो इनके शब्दों में वो पूरा पढ़ना अभी हम नहीं पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर से, क्योंकि अकीरा ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा था कि जिस तरह से यथार्थ को दिखाते हैं सत्यजीत रे, उसमें ऐसा लगता है जैसे आप किसी की जिंदगी को दोबारा जी रहे हो। और यहाँ पे मुझे एक नरगिस का कमेंट याद आता है। नरगिस ने इंटरव्यू में कहा था कि जो भारत के बाहर जो फॉरेनर्स हैं, जो विदेशी लोग हैं, वो भारत को बस उसके जो पॉवर्टी है उसकी वजह से उसको सम्मानित करते हैं। जो भी इसको अवार्ड मिलते हैं, चाहे वो स्लम डॉग मिलियनेयर है, पाथेर पांचाली है, उसमें भारत के गरीबी को दिखाया गया है जिसको लोग देखना चाहते हैं। पर सत्यजीत रे ने बड़ी ही सुंदरता से इसका जवाब दिया था, और जो मुझे कहते हैं ना, दिल को बहुत भीतर तक छू गया था। बड़े आसानी से जवाब दिया, इट्स नॉट दैट आई वांट टू शो द पॉवर्टी, I have myself lived a life of poverty, but I won't say that I was poor. And very nicely he has stated in his interview, I was not poor, though I have lived in poverty. And of course, he was not poor. The immense knowledge that he has got in his genes and through his own desperation to do better, better and better in everything. और जिसकी वजह से उनको दूसरे का काम शायद पसंद नहीं आता था। जब
अपनी मूवीज वो बनाते थे, तो उनको ऐसा लगता था कोई चीज जैसा वो चाह रहे हैं वैसा ही होना चाहिए, और इस वजह से वो किसी और के साथ वैसा सामंजस्य नहीं बिठा पाते थे। बाद में कई सारे ऐसे जो निर्देशक हैं जो इनकी छवि में सीख करके आगे निकले हैं, जैसे जिनकी मुझे कहानियां और बहुत पसंद आती हैं, कोंकणा सेन इतनी अच्छी अदाकारा हैं, उनकी माँ अपर्णा सेन, वो कहती हैं आज मैं जो भी हूँ दादा की वजह से हूँ। तो इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? जो सिनेमा इंडस्ट्री में आज जो भी है, जो अच्छा कर रहा है, वो कहता है कि उनके भगवान, उनके गुरु सत्यजीत रे हैं। तो अभी चलिए हम एक एक करके बात करते हैं सारे कथानकों के बारे में। तो शुरुआत करेंगे पाथेर पंचाली से, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी महुआ सेन जी को, पहले वो सत्यजीत रे के बारे में कुछ बताएं, अपने विचारों को प्रकट करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। Hello everyone. Good evening. Good evening. Finally we could connect. And you are looking as pretty as you look always. Sorry? You are looking as pretty as you look always. So true. And मलय सर हमारे हीरो नहीं है, कीर्ति सर नहीं है हमारे, नजर नहीं आ रहे मलय सर। मैं हूँ यार। हम सभी यहाँ अच्छा उपस्थित हैं यहाँ। आप सब पाशर में वॉच कर रहे हैं बस। मैं हूँ, बिल्कुल हूँ, अब देख लो। जी जी जी। अब सभी उपस्थित हैं। जी महुआ जी। अनुपम बुलाए और हम ना आए। अच्छा सॉरी, मैं अनुपमा जी को इंट्रोड्यूस करना भूल गई। बाकी सब लोगों से हम परिचित हैं, सब लोगों से बातचीत भी हुई। कीर्ति सर जो कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, आर्मी को अपना इतना सारा समय इन्होंने समर्पित किया है, तो वंदनीय जन है। और इनकी हम मैथिली में सरहोजनी बोलते हैं ना, सॉरी नो, मतलब इनकी धर्मपत्नी जी की बहन है अनुपमा जी। साली, सॉरी साली हुई। साली सही बात। छोटी होंगी तो साली और बड़ी होंगी तो जेठ सास। अच्छा, अभी मैं उनको समान धर्मा मानता हूँ, बिकॉज साहित्य में रुचि रखने वाले साहित्य के पाठक, तो मैं समान धर्मा मानता हूँ अभी। और आप लोग सब लोगों का मैं को नमस्कार करता हूँ। आप लोगों से पहला परिचय हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और प्लीज आगे बढ़े हम लोग। जी, मलय सर हमारे केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल हैं, और रंजना जी भी हमारी प्रिंसिपल हैं विद्यालय में, और महुआ जी, वो महुआ जी के बारे में आप तो देख रहे हो, अदाकारा कमाल की हैं, और जो लिखती हैं आप उनको सुन के खुद ही जानोगे कि वो किस स्तर की लेखिका है। You overwhelm me all the time. अनुपमा जी भी कमाल का लिखती हैं। उन्होंने एक अनुनाद के नाम से अपनी पुस्तक रिलीज की है, और उसमें भी कमाल की रचनाएं हैं, बहुत सुंदर लिखती हैं। बहुत समय से संग्रह करके उन्होंने उसको पेश किया है। कीर्तिनाथ जी, अभी मैं उनके ही इंटरव्यू को एडिट कर रही थी इसके पहले, तो कीर्तिनाथ जी जो हैं उन्होंने ऐसी ऐसी मतलब मैथिली की किताबें लिखी हैं जिसको मैं सोच रही थी मैं उसको स्वर दूं, उसका पाठन करूं, पर जब मैंने शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि मैं कुछ भी नहीं जानती मैथिली में, बहुत प्रयास करना होगा, उसको पढ़ना इतना आसान नहीं है। तो मैंने कहा फिर थोड़ा समय मिलेगा तो देखेंगे, और उसके विषय में सर से बहुत अच्छी बातचीत भी हुई है, वो बाद में 2 दिन बाद शायद रिलीज होगी। आपने प्रशंसा अवश्य की। पढ़ना आसान नहीं है, यह प्रशंसा है या प्रशंसा नहीं है मैं कह नहीं सकता। नहीं, हम अपनी कमजोरी बता रहे हैं सर, कि हमें अपने आप में लगा कि हम उसको स्वर देंगे और जन जन तक पहुंचाएंगे उसकी आवाज, क्योंकि उसका जो लिटरेचर है, जो साहित्य है, वो बहुत ही कमाल का है। हमें हमेशा लगता था कि सिर्फ हिंदी में ही हम ऐसा लिख सकते हैं, इंग्लिश में ही ऐसा लिख सकते हैं, पर मैथिली में इस तरह की भाषा को प्रस्तुत करना, वो मुझे सही में अचरज से कम नहीं लगा, क्योंकि मुझे लगता था सिर्फ विद्यापति या नागार्जुन ही लिख सकते हैं मैथिली में। वाह वाह, आपका मैं आभारी हूँ। आपने इन सभी मित्रों से हमें परिचय करवाया, और मैं एक अच्छी कंपनी में हूँ आज। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ सर के अचीवमेंट्स के लिए मैं क्लैप करना चाहूँगी। धन्यवाद धन्यवाद। और इनका जो ट्रांसलेशन है, इन्होंने मैथिली में खलील गिब्रान की ब्रोकन विंग्स, ओके, टूटल पाइप के नाम से, रिमार्केबल। फिर तिरुवल्लुर का तिरुवल्लुवर। So it's a privilege to be here amidst of all, and credit goes to Anupam only. She initiated it. Yes, thank you so much. For bringing all of us together. And yes.
every time. Certainly. Really, Anupam. Thank you, Anupam. Sight of your press time. So let's start with this now without any ado. It's already like we wanted to start at 8. But नाम की तरह ही अनुपम है. oh, धन्यवाद सर. Yes. यथा नाम तथा गुण. Well, Anupam has given a fantastic foundation already to today's discussion on our very favorite Satyajit Ray. And as we know, Satyajit Ray was an award-winning filmmaker, screenwriter, author. Us din Malay sir bole na, he is an university in himself. right. And very true. He was what not? I mean, lyricist, graphic designer, calligrapher, everything. And apart from being an incredible filmmaker, Ray also wrote innumerable books for children and Yes. even illustrated some of his characters. I was talking about this with Anupam the other day. So he wrote in English and Bengali, which were later on translated in many other languages. And like Rabindranath, Ray always, appeals to those whose sensitivities allow them Right. to kind of delve deeper into human emotions. So when we talk about his literary contribution and his books, I must say he kept his father's legacy alive. He belonged from a family of creative and literary stalwarts. His father, Sukumar Ray, was a fantastic writer who wrote brilliant books, especially for children, like Abol Tabol, Hojo Borolo, short story of Pagla Dashu, etc. In his short life of just 36 years. So even today, he is one of the most celebrated Indian children's writer, especially in Bengal, which is like incredible. And we all grew up, reading to his books. Even his father, I mean, Satyajit Ray's grandfather, Upendra Kishore Ray Chaudhary, founded the much beloved Bengali children's magazine, which is called Sandesh. And he printed it in his own printing press. So Satyajit Ray did keep up the legacy by writing the fantastic Feluda, as we all know. Feluda is one of Ray's favorite detective characters. The Complete Adventure is a book of riveting suspense stories written by him. And his character, Detective Feluda, decides complex crime cases while being accompanied by his cousin Topshe and Jatayu, the crime writer. So Ray's gripping narration takes the readers to another world. And then he has also written a memoir on Opu trilogy. And then there's a book called Indigo. I think we need another session for, discussing about his books. But when we talk about his literary inclination, we remember his father and his grandfather. But here I would really want to mention the immense contribution of his mother, Shuprabha, who brought him up single-handedly as his father died when he was just 2.5 years old. So his mother would read out stories of Arthur Conan Doyle and in English, and then she would translate in Bengali, and just for him to understand. He was very small at that time. So yes, I really wanted to mention that her contribution because she slogged really hard to kind of bring him up. She took up job and everything, which was really uncommon in those days. So yes, and when we talk about his films, as Anupam said, his career of 4 decades, Satyajit Ray directed 35, 36 or 37, I mean around 37 films, including feature films and documentaries, etc. And his films have received worldwide critical acclaim and won so many awards. So as we know, some of his best movies are Opu trilogy, the 3 movies, Pather Pachali, Opur Songshar, and then Oporajito, which tells the story of Opu's boyhood, adolescence, and manhood. And his first film was Pather Pachali, adapted from the Bengali author Bibhuti Bhushan Bandhopadhyay's novel. And then Oporajito, which is the only Indian film to have kind of gotten the Golden Lions, beside, I think, Monsoon Wedding in the Venice International Film Festival. So it is the second film of Opu trilogy, and it tells the teenage Opu who has to leave for Kolkata. And then the third one, Opur Songshar, which is, about his life, love, suffering, feelings, etc. And this is the final movie of Opu trilogy. And with that, Satyajit Ray had already become an icon forever. So it again talks about the grown-up Opu getting married, etc.
And then his movie Nayak, which stars our very favorite Uttam Kumar, if any of you know, the very famous Uttam Kumar of Bengali movies. It deals with the protagonist who is a Bengali actor en route to Delhi in train and to receive an award. And during his journey, he kind of evaluates success, failures, etc. with his fellow passengers. Amanush. Yeah, Nayak. Amanush. Okay. Amanush was the movie for which he was more famous enough. It received again the national award and everything. Then we must talk about Gopi Gain and Bagha Bain, one of the best musical comedy in Indian cinema, you know, and a movie that all the kids have grown up watching, especially Bengali kids. I don't know if there is any translation of that movie, I mean transcription. And then his last movie, Agantuk, that is praiseworthy. I mean, that's such a wonderful movie that also had him win the best film and I think best director as well. And the same year he got the Oscar for Lifetime Achievement, that is in 1992. And the movie actually talks about a man who visits an upper middle class family and claims to be one of their long lost relative. I think again there is a Hindi, you know, movie on that line, taken from that movie. Then again, we cannot not mention Hirok Rajar Deshe. I don't know if any of you have watched that. Yeah, so yeah. So when we talk about Satyajit Ray, Hirok Rajar Deshe, it's like synonymous with him because it is again one of the most pronounced works of the legend. So this is the sequel to, as I said, Gopika and Bagha Bain. So Rabindranath Tagore's work and philosophy had a very strong influence on Satyajit Ray's life and work. Ray made 5 films based on the short stories of Rabindranath Tagore, and that's, I think, the most number of adapted work that he has done, which includes Monihara, Postmaster, and Shamapti, the Teen Konna one that we were talking, Anupam, the other day. So these 3 movies are awesome. And then one of his much acclaimed movies, Charulata. This is an adaptation of Rabindranath's story, Noshtonir, and it is my personal favorite. So Ray had once said that Charulata is his favorite movie, you know, apart from Opu trilogy, of course, because that acts as a representative of Ray's entire body of work. So Charulata can be, I think, described as a meditative composition, which portrays the inner conflict, you know, endured by its characters, entangled in a love triangle, and explores a masterfully nuanced manner with a certain melancholic tone. So Charulata is considered to be the best remodeling of literature to narrative cinema. And it is even taught in many film schools, etc. So the quintessential example of perfect translation, what we call, from one medium to another, I think Charulata is that. And he also made a movie called Samapti. As I said, the character of Mrinmoyi is like, you won't be able to forget the character. I mean, I have also written a poem on her. She's brilliant. I mean, this movie is again brilliant. So the women characters in Ray's films have invariably stood out, leaving vivid impressions on their audience worldwide. From Durga in Pathir Panchali to then Charu in Charulata, and then Bimola in Ghore Baire, if any of you have watched that movie, to again Apurna in Nayak, the protagonist, female protagonist Apurna. And all these women have their own journey of trial and tribulations. And Ray never kept away from, depicting the independent women who were kind of not confined to domesticity and who expressed, their emotions and conflicts, freely. So he kind of broke away from the stereotypical role that existed for women in Indian film for years together during those times. So one of Ray's most compelling cinematic representation again emerged in his portrayal of child characters. Ray had a very rare insight into child's mind. He could see things from a child's perspective.
So again, child characters like Oppu and Durga from Pather Panchali stays with us even today. Anybody who has watched the movie will never be able to forget the character of Oppu. Then Mukul in Shonar Killa, if any of you have watched that movie. Then Piku in Piku Diary. I mean, each child character, I think, transcends the boundary of celluloid and steps into the heart of the viewers, and it stays with us forever. So that is quintessentially, I feel, Satyajit Ray, you know. And then he again made a short film called Two. Have you, any of you have watched the movie Two? That's a short film of Art. Yeah, Not me. yeah. It's a short film of just 12 minutes. Which Okay. stays with you, you know, days on, even after you have stopped thinking about it. Because it's not one message that it sends your way. The film is hard-hitting sack of messages and metaphors just in 12 minutes. And such a feat is, I think, possible only for a great filmmaker like Satyajit Ray. So if any of you have not watched, I would suggest you must watch. It's just a movie of 12 minutes and it comes with so many messages, this movie. So yes, Satyajit Ray's aura in cinema, literature, music is timeless, and the sensitivity and precision in his works will continue to enthrall generations after generations. So, yes. Thank you Nice, so much. wonderfully Brilliant. summarized. Actually, Nothing left actually. Yeah, it was said that Yeah. for the introduction, that's the reason I took Mahua to introduce for because जो Great सतही choice. ज्ञान हम बोलते हैं, Best we person. learn by reading it. Like I read the life story of Satyajit Ray. I watched many documentaries, movies, but it was just I could only get the upper part. Like I couldn't get into the in-depth of all his metaphors, why he has used, even after reading his whole life story. If you have watched, Anupam, if you have watched Charulata, Yeah. the beginning of the scene, do you remember the first scene where Charulata looks from the binocular? Yeah, that scene is actually epic scene, and he has really worked a lot on that. That single scene depicts so much about Charulata. I mean, I think you can, there are so many perspectives to that single scene. That was his speciality. So he was known for his picturesque movies. The entire world is so what he used, like even when he ended that movie Samapti, that Mohini Bala, what was that movie? Yeah, Postmaster, and the second one Monihar. In that movie he says that he ends with a lantern in the hand of, sorry, not in that movie, in Charulata only it ends with that lantern. So when he was asked like why that ended with that lantern, and he says that was the best scene I could think of to end the movie, and it came abruptly. So serendipity has also worked a lot with him, just because he has worked throughout for movies. He has watched 99 movies, Hollywood movie, when he was working in London for 6 months. Yes sir, Kirti sir, now you will. No, I first of all, I must say Mahua has actually summarized his epic work in his lifetime in a very, very concise and comprehensive manner. Right, sir. But what I remember is, I came across Satyajit Ray when I was a young adolescent. I joined ISC in 1971, and first time I saw a front page photo of Ray on Filmfare. Those days we were mad after Filmfare. Exactly. And Satyajit Ray, that was the first time I heard. But then you know one thing, many of you would be young those days and would know, those days there used to be a journal called Illustrated Weekly of India, published by Times of India Group, Benetton Coleman, yes, sir. from Mumbai. And there we used to see the parts of these stories by Satyajit Ray and hugely very profusely illustrated. It used to be by line diagrams, though I remember. And then when we came to know, then actually many of you may or may not know the amount of similarities that Mithila and Bengal has, that we have actually been brought up on Bangla novels translated into Hindi, and a few novels which are my favorite, and still you will find behind in my cupboard, is Pather Panchali,
and Oh, also by the same author Aranyak. Arunyak. Arnak. Yes, I amazing. have also a Bangla copy of that Oh, with me in my okay. cupboard. Awesome. Very And beyond that, if you see the I want to mention in one sentence, Mhm. the writer of these Vibhushan Bandyopadhyay had written 2-volume book on whole that the Aranya Gatha. I want to say a little bit about it. I mean, people would think that I'm just telling a story. When you talk about Vibhuti Bhushan Bandyopadhyay, he was a very good friend of my great grandfather. Oh. And he used to I belong from Bihar. There's a place called Narpadganj near Purnia. So there my native place is, and my great grandfather. You know, you will tell you, Purnia has been Karm Bhumi of a lot of people, including I think Subal Ganguly and Vimal Mitra. Okay, yes. Please go ahead. No, so I was saying that he was a very good friend of my great grandfather, and they used to, they met many a times, and they were pen friends. I mean, they used to write letters and etc. And he has written a book, Koshi Prangone. Any of you that is Vibhuti Bhushan Mukhopadhyay, not Bandyopadhyay. Mukhopadhyay, yes. Mukhopadhyay was based in Darbhanga. He was based in Darbhanga. And he wrote that book. Have you read that book, Koshi sir? Prangone Chithi. Have you read that book, sir? I have come across, but not. I can't say I've read it. But it is because of the Kosi area thing. Yes, and in that book, I have met that gentleman once when I was a school boy. Okay. He was speaking in a local school called the ML Academy, and I had a chance to hear him. Vibhuti Bhushan Mukhopadhyay. He was in Darbhanga. He in that book he has mentioned about my family. He has mentioned about my grandfather. He has mentioned about my uncle and my dad as well. I mean, he has mentioned the names as well about them. Oh, that's great. So yes, I really cherish that thing. So I just wanted to share. Anyway, yes, please go ahead. No, nothing. I am done. No, it's your turn only, Kirti sir. तो महुआ जी ने भी बहुत सुंदर से बता दिया, पूरा समराइज करके आपने भी बताया. तो अभी आगे हम कीर्ति सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर यू प्लीज टॉक अबाउट हम लोग गण शत्रु यानी कि एनिमी ऑफ पीपल के ऊपर जो उन्होंने मूवी बनाई. एक्चुअली सत्य बात है, सत्येंद्र को मैं भारत ही क्यों विश्व का विभूति मानता हूँ. विश्व का विभूति मानता हूँ. बिल्कुल. और उनको मैं लोक राग का कलाकार मानता हूँ. वो लोक राग के जीवन राग के कलाकार थे, जिन्होंने हर जगह जीवन को कैसे जिया जाता है और जीवन की क्या सुंदरता है, उसको हर जगह उन्होंने उनकी इसकी स्थापना दी है. और बगैर इससे ज्यादा भूमिका कहे बगैर मैं गणशत्रु में सीधे जाना चाहता हूं. गणशत्रु उनकी 1989 में बनी हुई फिल्म है और इसकी प्रासंगिकता आज बहुत ही ज्यादा है. उसका कारण है, लेकिन उससे पहले यह फिल्म एक्चुअली हेनरी इब्सन के 1882 के एक नाटक पर आधारित है. इसका नाम था एनिमी ऑफ पब्लिक, एनिमी ऑफ पीपल. लेकिन सत्यजीत रे जिस प्रकार के कलाकार थे, उन्होंने इसे भारतीय समाज के अनुरूप नई कहानी ढाल दिया है. इस फिल्म के कलाकार हैं बंगाल के बहुत ही सुप्रसिद्ध और मेरे भी प्रिय अभिनेता वो लोग हैं, सौमित्र चटर्जी और धृतमानचार्य जी. जिन लोगों ने देखा होगा इन लोगों को 36 चौरंगी लेन या बाकी मूवीज में, उनको याद होगा किस कोट के कलाकार ये लोग थे. शुभेंद्र चटर्जी, मनोज मित्र और रूमा गुहा ठाकुर था. यह कथा विज्ञान और अंधविश्वास, लोकहित और व्यावसायिक हित के बीच की टकराव की कहानी है. दिस स्टोरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड say kind of the blind faith or maybe and public good and also the business interests. कहानी को रे ने बहुत ही बखूबी से समाज के सत्यों के ताने बाने में बुना है. फिल्म की शुरुआत एक फोन कॉल से होती है.
जिसमें डॉक्टर गुप्त के रूप में सौमित्राचार्य जी गणवार्ता नामक अखबार के प्रतिनिधि से फोन पर बात करते हुए सुने जाते हैं और वह कहते हैं कि इस कुछ दिनों में हमारे क्लिनिक में जॉन्डिस नामक रोगियों की संख्या अचानक बढ़ गई है। डॉक्टर गुप्त वैज्ञानिक दृष्टि के लोग थे, अतः उन्होंने पहला काम किया कि वहां की पानी को जांच के लिए भेजा। और उन्होंने पाया कि वहां के पानी में विषाणु है। ऐसा समाचार डॉक्टर गुप्त के प्रेरणा से स्थानीय पत्र गणवार्ता में छप जाता है। अब असली कहानी शुरू होती है। एक्चुअली यह जिस स्थान की कहानी है, भुवनपल्ली में त्रिपुरेश्वर का एक मंदिर है और वह एक पर्यटन स्थल है। त्रिपुरेश्वर मंदिर के निर्माण में डॉक्टर गुप्त के छोटे भाई निशीथ ने अहम भूमिका निभाई थी और वह म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन भी हैं। निशीथ की चिंता यह है कि अगर यह बात फैल गई कि यहाँ के सीवर और पानी के पाइप टूटकर एक मिल गए हैं और मंदिर में भी वही पानी जाता है और लोग मंदिर में जाना बंद करेंगे, तो वहां की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर होगा और पानी में के प्रदूषण को इतनी जल्दी कैसे सही किया जा सकता है। साथ ही जहां गणवार्ता के मुद्रक और प्रकाशक अपने शहर के हानि से आतंकित हैं, वहीं निश्चित यह कहते हैं कि प्रतिदिन वहां पर 15,000 लोग मंदिर से चरणामृत पीते हैं। सबको तो जॉन्डिस नहीं हुआ है, लेकिन डॉक्टर गुप्त इस बात पर दृढ़ है कि यह इसका निराकरण होना चाहिए। इस कहानी में और लोग भी धीरे धीरे जुड़ जाते हैं, जिसमें मंदिर के व्यवस्थापक, शहर के लोग, पत्र के मुद्रक और प्रकाशक, और एक तो वो तो थे ही, इतना होता है कि डॉक्टर गुप्त के मकान मालिक भी उसमें आकर मिल जाते हैं। और मंदिर के प्रबंधन कमेटी के लोग कहते हैं कि चरणामृत में गंगाजल, दूध और बेलपात के अतिरिक्त तिल और तुलसी पाता भी होता है, जिसके कारण चरणामृत का विषाक्त होना असंभव है। और वह कहते हैं कि डॉक्टर नास्तिक हैं, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में वह मंदिर तो एक बार भी नहीं गए। फलतः डॉक्टर गुप्त को अपने पद से निलंबित कर दिया जाता है। उनकी बेटी रूमा को शिक्षक की नौकरी से निकाल दिया जाता है और कन्या के नाम रानू है, और उन्हें डॉक्टर गुप्त को घर छोड़ने की नोटिस दी जाती है। लेकिन कुछ सदस्य, गणवार्ता के कुछ सदस्य, गुप्त की बेटी और उनका होने वाला दामाद, ये तीनों स्तंभ के रूप में डॉक्टर गुप्त के पीछे खड़े हैं। इसलिए डॉक्टर गुप्त इस विषय पर एक प्रगतिशील और गुरुत्वपूर्ण लेख लिखते हैं और गणवार्ता को प्रकाशन के लिए भेजते हैं। लेकिन वहां भी उन्हें निराशा हाथ लगती है। अंततः वह जनहित में एक सभा का आयोजन करते हैं, किंतु उनका छोटा भाई और म्युनिसिपलिटी का चेयरमैन निश्चित वहां भी उन्हें विफल कर देता है और वह अपनी बातें नहीं कर पाते। किंतु कहानी में मोड़ तब आता है जब गणवार्ता के एक सहायक संपादक के सहायता से डॉक्टर गुप्त का लेख कलकत्ता के एक दैनिक में छपता है और डॉक्टर गुप्त की कन्या रानू और उनका होने वाला दामाद मिलकर वहां कुछ पैम्फलेट छपा करके शहर में बांटता है। इस प्रचार से फल यह होता है कि चांदीपुर के लोग खुले तौर पर उनके पक्ष में आ जाते हैं और डॉक्टर गुप्त वहां से शहर नहीं छोड़ने की घोषणा करते हैं। फिल्म का अंत एक अंत में दृश्य से होता है
जिसमें डॉक्टर गुप्त के टेबल पर स्टेथोस्कोप रखा है और चरणामृत का बोतल पड़ा हुआ है। यह सचित्र के फिल्मों के जिसकी बात अभी महुआ जी ने की थी, उसी प्रकार है। वह किसी दर्शक पर यह प्रेरित नहीं करते हैं कि इसका अंत क्या हुआ, इसका निष्कर्ष क्या हुआ, आप खुद निकालिए। वह कहते हैं कि विज्ञान और विश्वास, आस्था और विश्वास और विज्ञान के बीच दर्शक स्वयं अपना विकल्प चुने और उसके लिए वह सूत्र है। मैं मानता हूं इस फिल्म की आज की तारीख में, जबकि आज के समाचार में हम सब परिचित हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। इस फिल्म की प्रासंगिकता बहुत ज्यादा है, जबकि विज्ञान और अंधविश्वास के बीच आज एक फिर हम लोग एक युद्ध में लगे हुए हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर कीर्ति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं 11th स्टैंडर्ड में ये स्टोरी पढ़ाती हूँ। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में है, एनिमी ऑफ पीपल, इब्सन का, हेनरी इब्सन का। तो मैंने मूवी नहीं देखी है, बांग्ला बहुत ज्यादा नहीं, बांग्ला क्या अभी भी मैंने जो बांग्ला में अपराजिता को मैथिली में देखी है, उसका मैथिली में ट्रांसलेशन है। And again, thanks to Mahua, because of whom we could research so much about Satyajit Ray. Malay sir ने भी यही कहा था कि he also did a lot of research on Devi, and now he can even talk for 5 days on Devi. So we will come to him later. First, we will move to Ranjana ji. And Ranjana ji, I would request you to share your views on movie शतरंज के खिलाड़ी। आई रिमेम्बर कि जब हम लोग बहुत छोटे थे तब हमने ये मूवी देखा था, और आज जब बात करने की बात आई कि इस पे बात किया जाए तो उसको एक अलग नजरिए से देखा। मतलब हम लोग एक दूसरे से कहते थे देखो ऐसे भी शतरंज खेलते हैं, पता है वो मर गए थे शतरंज खेल रहे थे, मींस दे वर दैट डिवोटेड टुवर्ड्स द गेम। बट आज रियलाइज होता है कि दिखाया क्या चाह रहा था। प्रेमचंद जी ने एक स्टोरी लिखा 1926 में, और उसी को रे ने, सत्यजीत रे जी ने, उन्होंने 1977 में इसको पिक्चराइज किया, और कहानी का नाम भी वही रखा गया। लेकिन पात्रों का चयन, क्योंकि मैं अभी भी आइडलाइज कर पाती हूँ या याद कर पाती हूँ कि अमजद खान को हमने दूसरे रूप में कितने भी देखा हो, लेकिन वहां जब उस पिक्चर में उन्होंने रोल किया था तो हमें बहुत दिन तक ये रियलाइज करने में वो लगा था कि हम लोग, मतलब ये कोई मैं इसको एग्जैगरेट नहीं कर रही हूँ, बट हम बाकी में कहते, पता है वो मिर्जा साहब हैं जो चेस खेला करते थे, हम ऐसा एक दूसरे को बच्चों को बोला करते थे। तो जो उनका पिक्चराइजेशन था और सिलेक्शन ऑफ कैरेक्टर था वो इतना रिमार्केबल था कि आप उस कैरेक्टर को फिर दूसरे चीजों में समझ ही नहीं पाते थे, मतलब ये नहीं समझाते थे ये अलग निकल के आ गया कहीं से। तो उस पिक्चर में भी पूरा उन्होंने उस समय का जो पॉलिटिकल टाइम चल रहा था, जैसा प्रेमचंद जी ने लिखना अलग होता है, लेकिन उसको दर्शकों के सामने एक लिमिटेड टाइम में इस तरह से पेश कर देना कि सबके सामने पिक्चर क्लियर हो जाए कि सामंतवाद का पतन हो रहा है, मुर्गे लड़ा रहे हैं, कबूतरबाजी कर रहे हैं, चेस खेलने में लगे हुए हैं, या फिर और भी दूसरी क्रियाकलाप। क्योंकि देखिए सोने की चिड़िया हमारा देश कहलाता था, पैसा था, और जिनकी हम बात कर रहे हैं मीर और मिर्जा की, वो नवाब वाजिद अली के समय में थे, दोनों जागीरदार थे, तो पैसे की कोई कमी नहीं, और जो कहते हैं ना राज की ठाठ उन्हें मिले हुए थे। तो उसका बहुत सटीक पिक्चराइजेशन किया गया है कि अर्दली लगे हुए हैं, नौकर मिले हुए हैं, बेगम बार बार चिल्ला रही हैं कि बीमार हो गए हैं, दवा मंगा दीजिए, दवा मंगा दीजिए, उन्हें सुन ही नहीं रहे हैं, सिर पे आके चिल्लाने लगती हैं, तो उठाया अपना ताम झाम दूसरी जगह चले गए। मीन्स दे यूज्ड टू चेंज द प्लेसेस just for the sake of playing game only, the chess, जिसके लिए वो इतना ज्यादा डिवोटेड थे कि they were not taking care of the responsibilities, और जो उनको दिया गया था, जो पद उनके पास था, जागीरदारी थी, उसको भी नहीं देखते थे। घर के हाउस होल्ड से उन्हें कोई मतलब नहीं था, क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं थी। इनडायरेक्टली हमारे यहाँ जो मुगल आ पाए, वो सॉरी ब्रिटिश आ पाए, वो उस समय की एक पॉलिटिकल सिचुएशंस को बहुत क्लियरली रिप्रेजेंट करता है कि स्क्रीन इज ब्लैंक, कांट सी एनीवन, ओके। तो उस समय ये दिखाया कि हमारे यहाँ जो धीरे धीरे स्लो एंट्री
ब्रिटिश की हो रही थी, हमारे यहाँ कितने लैग्स थे, कहाँ कहाँ कमियां चल रही थी। उसका एक बहुत सही रिप्रेजेंटेशन ये था कि हमारे उस समय जब मुगल थे हमारे यहाँ, कितने लापरवाह बेपरवाह उनके ऑफिशियल्स हुआ करते थे, उनके बीच में कितने डिफरेंसेस थे। अगर हम दूसरी मूवीज भी देखते हैं, लेकिन हम यहाँ आज सत्यजीत रे जी की बात कर रहे हैं। मैंने इस पिक्चर के साथ साथ पाथेर पंचाली को थोड़ा सा लिंक करूंगी कि बहुत स्लो पेस में चलने वाली मूवीज हुआ करती थी, एक ही सीन को लंबे समय तक दिखाना, giving emphasis to each and every movement, expression, and leaving every person with a question mark all the time, you know। मैं पाथेर पांचाली का एक सीन देख रही कि दुर्गा जो है, दुर्गा वो उठा के ले आती है सामान, उसके बगल वाली आंटी आती हैं, वो चिल्ला रही हैं, चोरी का इल्जाम लगा रही हैं, माँ उसको मारती है, सब करती है, लंबा चल रहा है सीन। और ये क्रिटिक्स भी कहते हैं कि सत्यजीत रे की फिल्म जो होती थी बहुत स्लो पेस में चलने वाली होती थी। वो हमेशा ऐसे मुद्दे लेके आते थे कि हमारा समाज बहुत बैकवर्ड है, हमारे यहाँ क्या प्रोग्रेस हो रही है, वो उसको नहीं दिखाते थे। यही बात उन्होंने शतरंज के खिलाड़ी में भी दिखाई कि जब वहाँ लेडी चिल्ला रही हैं तो वो लोग फिर से गोमती के किनारे जाके मस्जिद के पास उन्होंने अपनी चेस्ट जमाया, यानी शतरंज बिछा ली और चालें चल रही हैं। उनके पास खबर आ रही है कि अंग्रेज आ रहे हैं, सेना बढ़ रही है, तब भी वो एक दूसरे को उन मात दे रहे हैं, लेकिन शतरंज के बोर्ड पर दे आर नॉट वरीइंग अबाउट एनीथिंग। तो इट शोज कि उस समय का जो सिटीजन था या उस समय के जो ऑफिशियल्स थे वो कितने केयरलेस थे, या उनको जो प्रेजेंट किया गया कि उनका लाइफस्टाइल, ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन डिपिक्टेड सो वेरी नाइसली। एक एक चीज के ऊपर दिखाया गया कि हुक्के गुड़गुड़ा रहे हैं या नौकरशाही। मतलब मेरे को ऐसा लगता है जब भी मैं उनकी कोई पिक्चर देखती हूँ तो जैसे मैं उसी क्राउड के बीच में आसपास कुछ चल रहा है। आप और डायरेक्टर्स की मूवीज देखिए, आजकल बहुत इस समय लोग हैं डायरेक्शन में, एक फैंटेसी नहीं क्रिएट करते थे, वो आपको वहां छोड़ देते थे। अगर आप कोई पेड़ की हवा चल रही है तो यू कुड फील, मेरे को तो ऐसा लगता है यू कुड फील द ब्रीज। इतना ऐसा म्यूजिक, ऐसा प्रेजेंटेशन, और इसी के चलते जब वो सीन दिखाया जाता है कि मीर कहते हैं कि अंग्रेज आ रहे हैं, तो कहते हैं, मिर्जा कहते हैं बात ना बनाओ, तुम अपनी चाल चलो, वो देखा जाएगा। और नवाब को अंग्रेज पकड़ के ले जा रहे हैं, यहाँ उनके दोनों सिपह सलारी कह लीजिए, एक तरह से जागीरदार हैं, वो अपने खेल में मस्त हैं, और अल्टीमेटली उस खेल के चलते हुए एक दूसरे को मार देते हैं और खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो उनका काम था उन्होंने नहीं किया, अंग्रेज हमारे यहाँ एंट्री ले लेते हैं। इस पिक्चर को लेकर जो क्रिटिक्स का भी ओपिनियन मैंने देखा कि लोग आया था, लोग कहते थे कि बेशक उनकी चॉइस ऑफ कैरेक्टर्स बहुत अच्छा था, इस पिक्चर को 51st एकेडमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट, मतलब इंडिया से इसको भेजा गया था, it was there, but unfortunately it had not been nominated for the award, but it was there just because of the great work done by the director in all respects. But even then critics were having some points which they highlighted again and again, that which Anupam quoted. अनुपम ने भी अभी अपने इसमें बताया था कि शबाना आजमी ने कहा कि हम गरीबी दिखा देते हैं इसलिए, पर मैं यहाँ पे कहूंगी कि गरीबी, हम वो देश है जो अभी भी अपने आप को डेवलपिंग कंट्री कह रहे हैं, डेवलप्ड हम अभी भी नहीं है, और हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो बहुत निम्न वर्ग में जाती है, अभी भी जाती है। तो ये हमारे जीवन का सच है, चाहे वो प्रेमचंद ने लिखा हो सच या सत्यजीत रे ने दिखाया हो वो सच। और लापरवाहियां हमारे सिस्टम की वो उस समय भी थी जब मुगल्स थे और उस समय चल रही थी, वो उनको हाईलाइट किया गया। या अब जो चीजें हम अलग तरीके से देख रहे हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा उससे हट के बात करूंगी। ओटीटी पे जो आजकल लोग कह देते हैं कि बड़ा खुला प्रदर्शन चीजों का है, तो वो अंदर घुस के वो जो निकाल लाते हैं कि सिस्टम में कहाँ कुछ चल रहा है, वो ये सब दिखाया जाता है। बट शतरंज के खिलाड़ी उस समय की सामंतवादी जो प्रक्रिया थी उसको दिखा रही है, और साथ ही साथ जो डार्क, मतलब मैं इसको डार्क नहीं मानती, क्योंकि रे जो दिखाते, जैसे गुरुदत्त के समय की बात करते हैं, जो गुरुदत्त दिखाते थे उनकी स्टोरीज में अलग तरह का पेन होता था, उनकी कहानियां एक दर्द लिए हुए होती थी। ऐसे ही
मैं इन मूवीज को एक वर्ड यूज करूंगी कि सत्यजीत रे की मूवीज नेकेड हुआ करती थी, अपने अपने देश को खोल के रख दिया कि ये है हम और इस तरह का हमारा जीवन है। और जो जब सच्चाई होती है और ओपननेस होती है, देन पीपल एक्सेप्ट इट, वो उसको गलत नजर से नहीं देखते। अगर लोग उसको बाहर अप्रिशिएट करते हैं तो वो हमारी ओपननेस की वजह से कि हाँ हमने वो दिखाया जो हमारे बीच में था। और ये वो ही कर सकते थे, ये सत्यजीत रे ही कर सकते थे जो चीजों को इतने इतने माइन्यूट तरीके से प्रेजेंट करते थे कि एक एक चीज पे इतना काम करना, जैसा कि उनके लिए अभी अनुपम ने भी कहा कि वो किसी और से हेल्प नहीं लेते थे। तो मिस्टर परफेक्शनिस्ट, जो परफेक्शन था उनका, परफेक्शनिस्ट थे, इसीलिए ही कुड नॉट मीन्स एक्सेप्ट थिंग्स फ्रॉम अदर साइड, कि उनके दिमाग में चल रहा था। और इसीलिए उन्होंने उन्हीं राइटर्स की स्टोरीज को उठाया जो उनके टेम्परामेंट से मैच करती थी। अगर वो गरीबी से आए लेकिन गरीब नहीं थे, तो ये बात प्रेमचंद ने अगर बहुत सरल भाषा में अपना लिटरेचर लिखा, लेकिन प्रेजेंटेशन उनकी भी सारी की सारी वैसी थी। चाहे वो किसी की भी कहानी हो कि वो मेले में गया तो अम्मी के लिए एक चिमटा खरीद लाया, तो ये करा, हर चीज इतने छोटे स्तर पे थी लेकिन लोगों के दिल को छू पाई, क्योंकि सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं हम वहीं से उठ के ऊपर आए हैं। तो मेरे लिए आई सैल्यूट टू हिम फॉर ऑल द मूवीज। एंड जो भी उनका स्ट्रेस था, स्ट्रेस ऑन इश्यूज, दैट वाज वेरी मच जस्टिफाइड, बिकॉज जो सही पकड़ होगी या जो इशू हम दिखाना चाह रहे हैं उसके हर एस्पेक्ट में एक क्वेश्चन मार्क के साथ साथ हम उस पॉइंट को दिखा के छोड़ेंगे। जब तक हम उसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे, चीजों को उस तरह से प्रेजेंट नहीं करेंगे, तो चाहे वो बिगनिंग कह दीजिए, फर्स्ट सीन कह दीजिए या लास्ट सीन कह दीजिए, जो लोगों के लिए वाकई में एक कहते हैं ना, हर कहानी एंड होती है जिसमें ये कह दिया जाता है कि मॉरल ऑफ द स्टोरी, बट देयर वाजंट एनी मॉरल ऑफ द स्टोरी, देयर वाज अ क्वेश्चन आफ्टर ईच एंड एवरी मूवी कि अब आप देखिए कि आपका कॉन्शियस क्या कह रहा है, आप कहाँ स्टैंड करते हैं। तो इस तरह से मेरे लिए तो शतरंज के खिलाड़ी, मैं उस जमाने में नहीं थी लेकिन वो मूवी देख के मैं उस जमाने को बहुत अच्छे से आइडलाइज कर सकती हूँ, बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि क्या चल रहा था, कैसा चल रहा था। जिस प्रदेश से मैं आती हूँ, मैं यूपी से हूँ, स्पेशली मेरठ से, तो ये कबूतरबाजी को मैं बहुत अच्छे से रिलेट करती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ भी 15 अगस्त को और ये जो होता है खिचड़ी जिसको कहा जाता है यहाँ की भाषा में, तो उस दोनों त्योहारों पे कबूतरबाजी हमने देखी है। बचपन में हमने मुर्गे लड़ाते हुए भी देखा है कई बार, और तो वही सब चीजें इस पिक्चर में थी। तो ये पिक्चर वाकई में मेरे दिल के पास है क्योंकि वे मैंने अपने पेरेंट्स के साथ देखी थी, तो इसलिए मुझे वो चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं। सत्यजीत रे ने उनको बहुत अच्छे से प्रेजेंट भी किया है। वो वाला टाइम जब हमारा धीरे धीरे मुगल्स ने हमारी चीजों को दूसरों के हाथों में दे दिया, हम उसके अगेंस्ट नहीं बोल पाए। एवरीथिंग वाज डिपिक्टेड सो वेरी नाइसली। थैंक यू सो मच रंजना जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया कि शतरंज के खिलाड़ी में सत्यजीत रे का कौन सा मतलब कैसे समझ में आता है। पर आपकी एक बात कि वो मैं अभी फिर से कनेक्ट करूंगी, जो आपने अभी कहा कि सत्यजीत रे वाज अ काइंड ऑफ परफेक्शनिस्ट, बट इवन बीइंग परफेक्शनिस्ट, such a great musician, calligrapher, exactly. Apart from being so many things, he used to tell how like what kind of humility he had. I'm just a learner. Till his last breath, when he was getting that Oscar award, he said, I'm just a lifetime learner. I have learned throughout watching movies. Anupam, this is a kind of modesty or humbleness one is having. जितना कहते हैं फलदार पेड़ होता है उतना झुका हुआ होता है ना, तो बड़े होने का यही मतलब है कि पाथेर पांचाली को 11 अवार्ड मिले, इंटरनेशनल अवार्ड। उसके बाद भी वो कहते हैं कि इफ आई वुड रीमेक इट, आई विल मेक मेनी चेंजेस इन दैट। एंड यू वोंट बिलीव दैट वाज द फर्स्ट मूवी, मतलब वो उनकी पहली मूवी को इतने अवार्ड मिलने के बाद अगर प्रेजेंट टाइम में हो तो लोगों का दिमाग घूम जाए। But the main thing is all the characters in the movie were novice. Yes, they all were new characters. They have not acted, and from where they have, that's what I had learned in his biography, in which he has stated from where he has got all these actors. They were all mere players. I was just looking at the Dadi was the creature.
She was आप देखिए Tinumala, what Tulsi Mala, some हाँ, beautiful बट मैं ये Chunni देख Mala. रही थी Her name was Chunni Mala. एंड ही मेड हर एक्ट इतनी She was Exactly, amazing. that was She his was amazing. specialty. Realistic. He That- said that that- without Chunni Mala, the Pather Panchali would not have been possible. Exactly, true. And he दो बातें had हैं, that kind of एक humility. चीज कहना चाहता हूँ, जी. एक कहना चाहूंगा कि एक शतरंज के खिलाड़ी के बारे में, जी शतरंज के खिलाड़ी की कहानी कुछ पेजों में लिखी हुई एक छोटी सी कहानी है जी. लेकिन इसको जब 3 घंटे या 2 घंटे की मूवी बनाई जाएगी तो कहानी को एक बहुत बड़े कैनवास पर पेंट करना होता है और वो कहानी को विस्तार देने का काम जो है रे ने किया था। जी जी. आप इसको अनेक Graphics दिशाओं पूरा में, वही देखे. आप इसको अनेक दिशाओं में देखिए। आप उस मूवी के 2 घंटे के अंदर वाजिद अली शाह के व्यक्तित्व को आप देखते हैं, वो कैसा शासक था, उसके गुण क्या थे, अवगुण क्या थे, किस प्रकार वो अपने आप को संगीत में रखता था और किस प्रकार से वो जो है उस समय की संस्कृति सर पूरी तरह से डूबी हुई थी, भोग विलास जिसको कह सकते हैं एक तरह। नहीं वही बोल रहा हूँ अपने, लेकिन ये दादी आ गई, वो प्रशासन से बिल्कुल विमुख थे। वो दूसरी तरफ उसके मंत्री को दिखाया जाता है जो अंग्रेज से या उनकी जो वहाँ की लेडी थी, अंग्रेज से इस बात को जद्दोजहद कर रही थी कि हम हमारे साथ रानी विक्टोरिया ने जो किया था वादा, उसका क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इसकी तरफ देख रहे हैं इनको। लेकिन आपको याद होगा इस कहानी का अंत जो कहानी में है और जो मूवी में है वो दोनों एक नहीं है। अलग अलग कहानी में दोनों एक दूसरे को मार डालते हैं, लेकिन मूवी में ऐसा नहीं होता है, दोनों फिर चल पड़ते हैं शतरंज की ही ओर। यह एक समाज के प्रति एक रूखापन या उदासीनता कहिए, इंडिफरेंस कहिए, वो दिखाया गया था। दूसरी बात, आप जो बात कर रही थी पथेर पांचाली की, मैं उस कहानी के पास जाना चाहता हूँ। 1-2 सेंटेंस में मैं इस बात को कहूंगा। साहित्य को समाज का दर्पण कहते हैं। दर्पण का मतलब क्या हुआ, जो बिल्कुल उसी रूप में दिखाए। रे ने वो काम किया था। जब आप दूसरों के सामने बच्चों को प्रस्तुत करते हैं, अच्छे कपड़े पहना करके, साफ सफाई करके, बाल काटे होते हैं, तेल लगाया होता है, पुलिस ऐसा ही काम करती है, कैदियों को खूब पीटती है और जब कोर्ट में ले जाती है तो अच्छे कपड़े पहनाकर उसके सारे घाव को छिपा देती है। कलाकार का काम यह नहीं है। इस अर्थ में संजीत रे एक स्वयं कलाकार हैं जिन्होंने समाज की सुंदरता और विकृति सबको दिखा दिया है। उसके ऊपर उन्होंने कोई, he has not been judgmental, he has shown what it is. You decide for yourself what the society is, how it was. You think it is beautiful, it's beautiful. If something has wounds, something needs to be corrected, you do it. And that is what Satyajit Ray was. That is the beauty of his work. That is how I understand. Right, he served the things raw, and it is up to you how you prepare it. How can you show India that light? Yes. And he has made changes in most of the novels and stories that he had tried. Yes, Even रविन्द्रनाथ टैगोर की चारुलता में भी बहुत सारी चेंजेस की हैं उन्होंने। अपू ट्रायोलॉजी में तो उन्होंने बहुत सारे ट्विस्ट किए, क्योंकि वो कुछ न कहीं उनके जीवन को भी दर्शाता है। एक बात नहीं भूलना चाहिए हमको, एक बात हमको नहीं भूलना चाहिए, फिल्म भले कला हो लेकिन फिल्म को बिकना होता है। जी जी, दर्शक को संतुष्ट, एक मनोरंजन की विधा है। नहीं सोचा कभी मनोरंजन के लिए, ये मनोरंजन की विधा है, हमेशा सच्चाई दिखाने को, नहीं होता है, एक प्रकार का मनोरंजन सबका नहीं होता है जी। इसलिए मैं नहीं मानता कि रे फिल्म मनोरंजन के लिए नहीं बनाते थे, केवल सोशल मैसेज बनाते, नहीं, वो मनोरंजन का ही एक विधा है जिसमें हर कुछ होता था। नहीं, सोशल मैसेज तो नहीं, उन्होंने कहा है कि मैं कोई सोशल मैसेज नहीं दे रहा हूँ, मेरे किसी मूवी में कोई मॉरल नहीं है। आई एम जस्ट शोइंग यू द सोसाइटी एज इट इज, आई डोंट वांट टू चेंज एनीथिंग। ये मनोरंजन की ही विधा है, इस बात को कोई भूल नहीं सकता है। और निर्माता को पैसे भी वापस लेने होते हैं, ये कभी नहीं भूलना चाहिए। उनको तो पाथेर पंचाली के लिए पैसे भी नहीं मिले, अवार्ड मिले बस। नहीं, भारत में इसका उदाहरण है, फिल्म बनाया, मतलब क्या, तीसरी कसम बनाई शैलेंद्र ने और मर गए, उसको प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल मिला और मर गए, इसलिए कि उसका कर्जा नहीं चुका पाए।
तो ये कहानियां हैं। हम लोग लेट्स नॉट डाइग्रेस, लेट्स प्रोसीड। अनुपम जी अपना का आगे बढ़ाएं। जी जी, नहीं वही इन्होंने मतलब जैसा जब हमने बायोग्राफी पढ़ा तो इसमें पता चला कि पाथेर पांचाली के लिए तो उनको कुछ मिला ही नहीं, नहीं, नेशनल कोई भी फील्ड पैसे उनको नहीं डेवलपमेंट मिले। कॉर्पोरेशन फाइनेंस किया था, नेशनल नहीं फील्ड फाइनेंस Exactly. किया डेवलपमेंट। था, बट The ही government couldn't get had any not salary done whatever he he had. didn't earn actually. Yes, he didn't earn anything. anything in this. मैं मानता हूँ Later इस on बात whatever को। he did, but at that time he was really very, he was living in that sort of income of that advertisement, और उस advertisement जहाँ पे वो so काम कराते थे। passionate to think about, Yes, you know, yes, so yes, passionate that's the about his thing. work. Never think about, you know, this paisa and all that. It was a different उनके league also. ग्राफिक्स के मैंने कुछ Actually, पिक्चर्स true लिए हैं। artists जो होते हैं, they do not go behind money. आप So true. देखिए, Yes. इसलिए वो उस तरह के लेवल पे नहीं पहुंच पाते हैं। यहाँ उनका Leonardo da Vinci, that's the one of the greatest artists of the world. So we can always compare Satyajit Ray with Leonardo da Vinci. Same sort of art and all that sort of understanding that he had. मतलब जो कहते हैं ना कला की पहचान और जिस तरीके से करना है, जैसे चारुलता को उन्होंने दिखाया, anyone can fall in love with चारुलता. मतलब क्या Obviously. black and white movie, and still you will feel, oh my God, you can resonate yourself with that lady, with her chirpiness, with her wishes, her dreams that she wants to fulfill, and then at the end when she's shattered. So all her emotions has been shown in such a manner, it looks like we all live in such sort of emotions some or the other time. और उनका जो डिपिक्शन है, चारुलता का ये पिक्चर सत्यजीत रे ने खुद ही बनाया है. So this picture is by him, and then in Devi also what he has made, this is this binocular scenes she was talking about, Mahua was Yes, this is talking what I about. was talking about, yes. Yeah. And Devi, ये पिक्चर जो नीचे है, I remember Sharmila Tagore. I हम्म, remember. तो ये I सारे remember. ग्राफिक्स सत्यजीत रे ने बनाए हैं. So you can see that how he has Absolutely. made, how he has Amazing thought about illustrator. all the sort of graphics. यहाँ तक कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो नेहरू का था, वो भी कहा मतलब he only designed it. एक ऐसा भी समय था जब जो उन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट कंपनी को छोड़ा, उसका रीजन ये था कि वहां पे उनके काम को जो उन्होंने डिजाइन बनाया था, और दैट वाज रियली ब्रिलियंट डिजाइन, इट वाज द क्रेडिट वाज गिवन टू समवन एल्स. और जब वो उन्होंने सुन लिया, एट दैट टाइम ही रिजाइन फ्रॉम दैट प्लेस. बट उनके रेजिग्नेशन के बाद भी उनको हमेशा मतलब रिश्ते कभी खराब नहीं हुए. स्टिल ही वाज इन गुड टर्म्स विद दैट पर्सन, बट ही कुडंट वर्क. उन्होंने कहा जब तुम मेरे काम को मेरा नहीं मान सकते, then it's okay, let it be. So it is really going on very well. जी जी अनुपमा जी. मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि यहाँ पे जितनी हम बातें कर रहे हैं उनकी कहानियों की, उनकी कल्पना भी उतनी ही अच्छी थी. जी शंकु वो जो साइंटिस्ट के ऊपर जो फिक्शनल है उनका, दैट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. राइट. जहाँ एक और वो इतनी गहरी मूवी बनाते थे, वहां दूसरी ओर उन्होंने जो भी सोचा, हो या ये शंकु हो, इनकी एक अलग लेवल है. एक तरफ जहाँ इतने सीरियस बनाते हैं, मूवीज बनाते हैं, कैरेक्टर्स को उभारते हैं, डे टू डे चीजों को दिखाते हैं, वहीं पे दूसरी ओर शंकु और फेलुदा जैसे जो बच्चे भी रिलेट कर सकते हैं, बड़े भी रिलेट कर सकते हैं, जैसे कैरेक्टर्स को लाते हैं. जी बस मलय जी के लिए अब जी बोलने के लिए मैं कभी बस मलय जी, आपको मैं देख नहीं पा रही हूँ, शायद आप हम सबको सुन रहे हो. आपको गुजारिश करूंगी आप सामने आए और हमारी देवी के बारे में कुछ बताएं. ये देवी कैरेक्टर जो कि शर्मिला टैगोर द्वारा निभाया गया था, उस समय सिर्फ वो 14-15 साल की लड़की थी. मलय सर, आप हैं यहाँ? हाँ, मैं यहाँ हूँ. मेरी आवाज आ रही है? जी 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 सर. लेकिन मैं खुद को देख नहीं पा रहा हूँ. आप लोग देख रहे हो? जी सर, आप हमें नजर आ रहे हैं. ओके, तो इतना ही काफी है. आप लोग बहुत सारी चीजें सत्यजीत रे के बारे में अभी हम लोगों ने सीखा. मैं फिलहाल इतना ही कह सकता हूँ कि वो एक इतिहासकार थे, वर्तमान में जीते थे और भविष्य की वो एक सूची तैयार करते थे कि आने वाला समय कैसा होगा, और इसका डिसीजन करने का अधिकार वो छोड़ देते थे अपने दर्शकों पे कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे.
यही कारण है कि उनकी कहानी का कोई ऐसा अंत नहीं है जिसको कि डॉक्टर रे ने खुद ही हमारे सामने रखा हो। ये हमारे इंटरप्रिटेशन में छोड़ दिया है कि ये हम अपने विचारधारा को किस तरह ले जा सकते हैं। और सच कहिए तो इल्जाम जहां तक है वो दिल जले तो हर जगह होते हैं, हमारे मन की नहीं होगी हम इल्जाम लगा देंगे। और मेन स्ट्रीम सिनेमा को अगर कोई अवार्ड नहीं मिल रहा है और उनकी सिनेमा को अवार्ड मिल रहा है तो दिल तो जलेगा ना। तो लोग कह देंगे कि आप भारत की गरीबी को बेचते हैं। दरअसल भारत की गरीबी या भारत की अमीरी से मतलब नहीं है। सत्यजीत रे ने कभी फिल्म इसलिए नहीं बनाया कि हम इस चीज को हाईलाइट कर। सत्यजीत रे ने फिल्म इसलिए बनाया कि हम जी क्या रहे हैं। दरअसल वो फिल्म बनाते नहीं थे, जो समाज में चल रहा था, चल रहा है। और जैसे मुझे उनकी फिल्म 1960 में आई थी देवी, उस फिल्म के लिए उन्होंने कोई बहुत ही ज्यादा वेटरन एक्टर्स को नहीं लिया था। अगर आप देखें तो 16 साल की थी शर्मिला टैगोर, और पूरी फिल्म में वो कहीं से 16 साल की नजर नहीं आई। आप अगर उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखें तो आपको लगेगा ये पता नहीं कितने उम्र से एक्टिंग करती चली आ रही है। उसके चेहरे से कहीं नहीं लग रहा था कि वो शर्मिला टैगोर है। उसके चेहरे से यही लग रहा था कि वो एक जमींदार के परिवार की बहू है, उसके ऊपर में इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं और वो इस जिम्मेदारियों से दूर नहीं हो सकती हैं, भले ही पति से कुछ पल के लिए लड़ झगड़ के दूर हो जाए। उनके पति, वो उस वक्त जो चल रही थी हवा, जो विदेशों से आ रही थी, जिसे कहते हैं कि कुछ वैज्ञानिक सोच लिए हुए, कुछ नई खोज लेकर के नए सोचने का तरीका, पुरानी मान्यताओं को सब धराशायी करने के विचार से जितनी सारी आ रही थी, कहीं ना कहीं उनके पति उसके बहाव में थे। ये देवी शब्द जो है, अब मैंने आपको कहा कि वो इतिहासकार थे और वर्तमान में जीते थे और भविष्य कैसा होगा इसके बारे में लोगों को कहते थे कि आप खुद देखिए। भारत में सत्यजीत रे के पहले भी जिंदगी चल रही थी। सत्यजीत रे ने जब देवी पे काम शुरू किया तो ये प्रथा, धर्म के प्रति विश्वास, अटूट विश्वास, अंधविश्वास, ये अंधविश्वास गलत नहीं है आज भी। यानी इतिहास वहां था, सत्यजीत रे वर्तमान में जीते थे, हम भविष्य अगर है तो कह दीजिए कि क्या हम पत्थर की पूजा नहीं करते? क्यों करते हैं? ये हमारा विश्वास है कि हम पत्थरों पे जल चढ़ाएंगे तो एक दिन वो शिव बन जाएंगे, वो देवता बन जाएंगे। अब पूरे भारत में देखिए, जहां जहां जाकर के हम क्या करते हैं, हम मूर्तियों की पूजा करते हैं। हमारा धर्म है, हमारी आस्था है, और इसके चलते कितनी कितनी लड़ाइयां हुई हैं, अंतर विरोध हुआ है। लेकिन हम वही सत्यजीत रे के जमाने में जो उन्होंने दिखाया कि अगर किसी को विश्वास आता है, आज भी सपने आते हैं देवी के, भगवान के। मुझे भगवान ने सपने में ये बताया, आज भी शुभ अशुभ अपशकुन होते हैं, शकुन होते हैं, हम उससे गाइडेड होते हैं। आज भी शादी हो, ब्याह हो, जनेऊ हो तो हम पंचांग देखते हैं। क्यों? क्या आपको लगता नहीं है कि हम आज भी ग्रह, तारे, नक्षत्र, भगवान, हर चीज पे यकीन करते हैं? और ये यकीन क्या है? हमारा विश्वास। और ये विश्वास जब किसी को खलता है तो वो अंधविश्वास हो जाता है। हमारे देवी के जो ससुर जी हैं, जमींदार हैं, उनके घर में जब बहू आई, बहुत खुश हुए वो कि साक्षात देवी आई है घर में। और फिर एक दिन उन्हें एक सपना आया, और उस सपने में उन्होंने अपने आराध्य देवी को देखा। ये जाहिर है कि हम जिस पर पूर्ण विश्वास करते हैं वो हर जगह नजर आता है, तभी तो पत्थरों में आज भी भगवान नजर आता है। और उन्हें लगा कि हमारे घर की बहू जो है ये और कोई नहीं, साक्षात काली माता है।
और ये विश्वास ही था कि उस उम्र में बुजुर्ग होने के बाद भी वो 16 वर्ष की बहू के कदमों में साष्टांग हो जाते हैं, माँ माँ तुम ही तो हो। और यहाँ पे अगर आप शर्मिला टैगोर का एक्सप्रेशन देखिए कि वो हतप्रभ है, उसको नहीं पता कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे ससुर इतने बूढ़े हैं, ये मेरे सामने जो है जमीन पे लेटे हुए हैं हाथ जोड़ करके। वो पीछे की तरफ हटती है और जाके दीवार से सट जाती है, उसके नाखून दीवार में खरोंच लगाते हैं। और ये सत्यजीत रे जो है, मैं ये कहूंगा कि ही यूज्ड टू प्रेजेंट द लिविंग मेटाफर ऑफ लाइफ। ये खरोंच जो दीवार पे पड़ी हुई है, ये खरोंच उन आस्थाओं को काटने की कोशिश की है आखिरी बार उस 16 साल की लड़की कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं कोई देवी नहीं हूं। लेकिन मान्यता, शिष्टाचार, परंपरा, ये सारी चीजें उसके ऊपर में भारी पड़ती हैं और चुपचाप सह लेती है। आप कह सकती हैं कि हमारे देश की परंपरा है कि अगर पुरुष उस लेवल तक आकर के अपनी आस्था प्रकट करती है तो हमारे देश में आज भी कोई बहू या कोई बेटी वो सम्मान से झुकती है, वो इसलिए नहीं झुकती है कि उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ये अलग बात है कि देवी के लिए बहुत सारे क्रिटिक ने कहा है कि ये औरतों का एक्सप्लॉयटेशन है। लेकिन आप जरा सोचिए, आज 21वीं शताब्दी में अगर एक बहू के सामने हाथ जोड़ करके उसका बूढ़ा ससुर झुक जाता है कि बहू ये बात नहीं है, ऐसा है, वो बहू कितनी ही उच्च शिक्षा धारिणी हो या बहुत खुले विचार की हो, उसकी अंतरात्मा उसको कहेगी ये बुजुर्ग हैं, ये मेरे ससुर हैं, हाथ जोड़ करके मेरे सामने जमीन पे बैठे हुए हैं और नहीं चाहते हुए भी वो उसकी बात मान जाती है। कहिए आज ऐसा होता है कि नहीं? आप सबको ही घर है, आपका भी परिवार है, कई बार अपने मन को मार करके भी आप उनकी बात मानती हैं। ये औरतों पे अत्याचार नहीं है, ये संस्कार है। और यहाँ पे ठीक है, देवी बना के उसको एक्सप्लॉइट किया गया है, लेकिन आप ये क्यों नहीं मानते हैं कि अगर उसके ससुर का ये आस्था है तो गलत क्या है? कहाँ गलत है? वो उन्होंने उसको प्रताड़ित नहीं किया है, उसको देवी माना है। आज भी बंगाल आप चले जाते हैं तो हमारे यहाँ बहू को नाम लेके पुकारा जाता है, बाकी दूसरे स्टेट में चले जाइए, बंगाल में आज भी बहू माँ कहा जाता है। वाई बहू माँ? ये परंपरा है, ये हमारी प्राचीनता है। और ये बहू माँ जो है, ये सत्यजीत रे के समय से शुरू नहीं हुआ था, ये बहुत पहले जब से सभ्यता शुरू हुई होगी तब से शुरू हुआ है। और उसी चीज को डिपिक्ट किया है। और एक तरफ नई हवा, देवी के पति कहते हैं तुम कहाँ फंस गई हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई देवी नहीं होता है, तुम जीती जागती इंसान हो, तुम कहती क्यों नहीं हो? यहाँ पे देवी का कैरेक्टर थोड़ा सा विचलित सा लगता है। और ये विचलित होना, ये भी कहीं ना कहीं वो संस्कार ही है जो एक लड़की जब अपने ससुराल आती है तो अपने सास ससुर को माँ बाप मान लेती है और ये सोचती है कि माँ बाप तो कभी गलत हो ही नहीं सकते। वो अपने पति को कहती है कि अगर ये सच हुआ तो, अगर ये सच हुआ तो। और फिर उसके पति चुप हो जाते हैं, चले जाते हैं, सब कुछ चल रहा होता है। ये 16 साल की बहू घर में अपने ससुर के पूजा पाठ का सारा इंतजाम करती है, उसकी दवाइयों का ध्यान रखती है, वो बेटी की तरह अपने पिता की सेवा करती है। और फिर जमींदार साहब को एक सपना आता है, वो उसको देवी मान लेते हैं। और अति, जिसको अंधविश्वास कहते हैं, उसकी शुरुआत यहाँ से होती है कि केवल घर तक ये बात नहीं रहती, क्योंकि वो जमींदार है और उनकी बात सबको मानना ही पड़ता है, सामंतशाही युग है। वो लोगों में प्रचार करते हैं कि मेरी बहू साक्षात काली का रूप है। और जब ये लोगों में हो जाता है तब लगता है कि ये प्रचार है। ठीक है, हमारे पास गुण है, हम गुण से लोगों की सेवा करते हैं, लेकिन जब उस गुण का फायदा उठाना चाहते हैं या किसी पर प्रभाव डालना चाहते हैं तब लगता है कि अब ज्यादा हो रहा है।
और कहीं ना कहीं देवी यहाँ पे आज के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल सही उतरती है। एक बच्चा कोई भिखारी का बीमार पड़ता है, उसको ला के दे दिया जाता है और उसके चरणामृत पीने से उस बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है। कई बार होता है ना कि भ्रम इतनी आसानी से टूटता नहीं है, भ्रम और बलवती हो जाता है। यहाँ देवी को एक और मुहर लग गया, सचमुच ये देवी है, इनके चरणामृत में वो शक्ति है कि मरते हुए बच्चे को जिंदा कर दिया। इन देवी होने के चक्कर में वो 16 साल की छोटी लड़की कहीं ना कहीं आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है। वो अपनी स्वाभाविक जिंदगी नहीं जी पा रही है। उसे लगता है वो मनुष्य नहीं है। उससे ज्यादा उसके पति को लगता है कि हमारी बीवी के साथ में अत्याचार है, क्योंकि नई शिक्षा, नई सोच, वो मानने को तैयार नहीं है कि ये देवी है। लेकिन कहानी आगे बढ़ती है और सच मानिए तो सत्यजीत रे ने इसमें कहीं कुछ अपने तरफ से नहीं किया है। समाज की जो सोच थी, समाज की जो तस्वीर थी, वो हूबहू उन्होंने उठा के आपके सामने रख दिया है और फैसला छोड़ दिया है अपने दर्शकों पे कि आप खुद इससे जुड़ करके देखिए कि ये है या नहीं है स्थिति। और विचार कैसे बदलते हैं, देवी डायन कैसे बनती है, ये हम आज के परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। बहुत सुंदर बहू है, शादी करके घर आए, ससुर मर गया, बेटे का टांग टूट गया एक्सीडेंट में। सास ही कहती है, औरत ही औरत को कहती है कि आते ही मेरे पति को खा गई। तुम घर क्या आई, पूरा घर का सत्यानाश हो गया। एक बार दिल को टटोल करके देखिए, ऐसा आज नहीं है क्या? हम बहुत पढ़े लिखे हो गए हैं, हम 21वीं सदी में है, हर चीज है, आज भी ये चीज है। शादी में अभी भी हम लोग नाड़ी मिलाते हैं, गुण और दोष मिलाते हैं। जरा कोई बताइएगा सोच करके, किस लिए? इसीलिए ना कि बेटे और बहू में पटे, उसकी जिंदगी अच्छी हो, कुलक्षणी नहीं हो बहू। कभी किसी ने कहा कि बेटा कुलक्षणा नहीं हो? नहीं, बहू ही सबको खाती है, बहू ही सबको मारती है। अब एक चीज देखिए कि वो देवी अगर है तो सच्ची है, देवी अगर नहीं है तो वो डायन है। दो ही रूप है औरत के। ये आज से नहीं, ये बाबा आदम बखत के जमाने से चला आ रहा है। और जब खोका बीमार पड़ता है तो ससुर जी उसके गोद में डाल देते हैं कि तुम तो इसको ठीक कर लोगे, तुम देवी हो। ठीक है, चमत्कार एक बार होता है, हो गया, वो बच्चा बच गया था, लेकिन खोका वो अपने ताई के गोद में पड़े पड़े दम तोड़ देता है। ये वही बच्चा है जो एक दिन देवी जब कमरे में एकाएक इंटर की तो शोर मचा के उसके सामने आ गया और देवी ने कहा था कि तुमने डरा दिया, अगर मेरी मौत हो जाती तो छोटा बच्चा बोला, ओह इट वुड हैव बीन अ फन। कितना मजा आता। यानी उस बच्चे को पता नहीं है कि मौत क्या चीज होती है। जिस बच्चे को पता नहीं है मौत क्या होती है, वो उसकी बाहों में आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ जाता है। आप समझ सकते हैं कि उसकी त्रासदी क्या रही होगी। वो उससे बहुत अटैच थी, जब घर का काम करती थी, ससुर के सारे चीज को पूरा करती थी, उसके बाद जो भी खाली समय बचता था वो खोके के साथ लगे रहते, और वही बच्चा उसकी बाहों में दम तोड़। ये उसकी त्रासदी थी, लेकिन उसकी त्रासदी कोई नहीं समझ रहा है। त्रासदी तो समाज की है जो अब इस देवी को डायन बना रहा है। यहां तक कि उस बच्चे की माँ कहती है, तुमने मेरे बेटे को खा लिया। ये खा लिया, ये आज भी जिंदा है हमारे समाज में। इसलिए मैंने कहा था कि सत्यजीत रे इतिहासकार भी है, वर्तमान में भी जीते हैं, और भविष्य में क्या हो रहा है उसका आईना भी दिखाते हैं। उनकी कोई भी रचना आप उठा करके देख लीजिए कि आज उसका रेलेवेंस है या नहीं। आप पाएंगे कि 100% रेलेवेंस आज के समाज में है। वो जानते थे कि ये ऐसी चीजें हैं जो जनमानस के मानस से बाहर नहीं निकलती। यहां तक कि उसके ससुर भी आहत हैं, इसलिए नहीं कि वो बचा नहीं पाए, इसलिए क्योंकि उनकी आस्था टूटी थी। आस्था ये कि मेरी बहू साक्षात काली है, ये आस्था टूट गई थी।
उन्हें लगा नहीं, मेरी बहू काली नहीं। शायद पोते के मरने का उतना गम नहीं था जितना ज्यादा गम उनको अपने आस्था के टूटने पर था। और बात की बात में बात फैल गई। जब पता चला उपेंद्र बाबू को, उनके पति को, वो भागे भागे गांव आए और पूछे अपनी पत्नी से कि ये हो क्या रहा है। एक्सप्रेशन उस वक्त देखिए। और यहाँ पे जो क्रिएटिविटी है सत्यजीत रे की खुल करके आई है। उस 16 साल की बच्ची के चेहरे पे वो डर उन्होंने पैदा कर दिया है जो जीता जागता डर है। उसके बाल बिखरे हुए हैं, आंखों में काजल फैली हुई है, उसके होंठ कपकपाते हुए भी शांत है। और वो अपने पति को कहती है कि यहां से चलो, यहां से चलो, नहीं तो ये लोग मार डालेंगे। ये दहशत, इस दहशत को वो जी रही है अपने चेहरे की तरफ से। मैंने तो अभी मूवी देखी, थैंक्स टू अनुपम, नहीं तो मैं देखता नहीं। उस मूवी को देखने के बाद मेरे रोए खड़े हो गए उस सीन में। शर्मिला टैगोर का जो एक्सप्रेशन है कि जो दूसरों को जीवन देने के लिए देवी कही जाती थी, आज उसकी ये स्थिति समाज में हो गई है कि वो कहती चलो यहां से चलो, जल्दी चलो, नहीं तो ये लोग मार डालेंगे। और वो अपने पति का हाथ छुड़ा करके एक बार फिर जो एंड है, टिपिकल सत्यजीत राय एंड, चारों तरफ धुंध है, कोहरा है, और वो उसमें विलीन हो जाती है। उसके तरफ नदी है। जैसे हम लोग पूजा करने के बाद किसी भी प्रतिमा को, किसी भी मूर्ति को नदी में विसर्जित कर देते हैं, वैसे ही ये देवी उस धुंध में विसर्जित हो गई, खत्म हो गई। ये 1960 की फिल्म है। आज इस फिल्म को 61 साल हो चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है इस 61 साल में कुछ तो नहीं बदला। आप जरा भारत के गांव में घूम करके देखिए, आपको हजारों ऐसी देवियां मिल जाएंगी जिसके साथ ये जुल्म होता है कि इंसान से उनको देवी बना दिया जाता है। जब तक अपनी आस्था है, जिस दिन आस्था टूटती है, देवी से उसको डायन बना दिया जाता है। सत्यजीत रे ने कोई गरीबी नहीं दिखाई, सत्यजीत रे ने कोई अमीरी नहीं दिखाई, सत्यजीत रे ने केवल भारत को दिखाया। वो भारत जो जीता है, जो सांस लेता है, बस केवल वही दिखाया उन्होंने। दिल जले तो हर जगह होते हैं, उन्हें नहीं पचा तो उन्हें लगा गरीबी। भाई कोई बच्चा अगर आधे कपड़े पहने हुए नंगे अगर एक कुत्ते से रोटी छीन रहा है तो ये गरीबी नहीं है, ये हकीकत है। जी। आप देखिए कि ऐसे माहौल है हमारे देश में। और अगर हकीकत को दिखाना गरीबी बेचना है तो मेरे ख्याल से सत्यजीत रे ने सारे संसार को बताया है कि अगर तुम मन से गरीब नहीं हो, अगर तुम बुद्धि से गरीब नहीं हो, तो वो खरीदो जो मैं बेच रहा हूँ, क्योंकि मैं जिंदगी बेच रहा हूँ और कुछ नहीं। क्या बात कही है सर आपने, तो सही में रोटे हमारे अभी खड़े कर दिए। एक कहावत है कि लार्जर देन लाइफ इज ऑलवेज ट्रेजेडी। राइट। जो सामान्य चीज है, अगर उससे हम थोड़ा नीचे के स्तर का दिखाते हैं तो वो कॉमेडी होता है, हंसी आती है। जी। और जो सामान्य जिंदगी है उसको अगर हम सबलाइम कर देते हैं जी। तो वो ट्रेजेडी ही बनता है। जी। और सत्यजीत रे ने हर जगह वही दिखाया। आप उनकी कोई भी फिल्म को उठा करके देख लें, आपको लगेगा कमबख्त ये किरदार इतना सच्चा लगता है, इतना सच्चा लगता है कि दर्द उठा देता है। जी। यही लार्जर देन लाइफ इज अ ट्रेजेडी। राइट सर। आप महसूस कीजिए उसके दर्द को। आपको क्या लगता है सत्यजीत रे को ये फिल्म बनाने में उनको रोना नहीं आया होगा? जब कभी सीन को उन्होंने रीटेक किया होगा तो शायद उन्होंने शर्मिला टैगोर को कहा होगा कि वो एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है जो आना चाहिए। क्यों? इसलिए नहीं कि वो डायरेक्टर थे, इसलिए क्योंकि वो जीते जागते समाज को आपके सामने रखना चाहते थे। जी। और ये एक वही कलाकार कर सकता है जो कला को गढ़ता नहीं है, कला को जीता है। जी। और सत्यजीत रे सर से लेकर के पांव तक कुछ नहीं,
he was just an art incarnation. So true. Yes. और कुछ नहीं, आप अभी भी, and he is always present, he is not a past, he is always present. आप आज से 100 साल बाद सत्यजीत रे की कोई फिल्म उठा करके आप देख लीजिए, आपको लगेगा ये आज भी हो रहा है हमारे समाज में. And that's why every inch of his work is just a classic. Classic के सिवा और कुछ नहीं है. He was classic, his works are classic, and we are blessed कि हम आज भी, हालांकि काफी जनरेशन पीछे है, लेकिन गर्व से कह सकते हैं कि सत्यजीत रे हमारे थे, हमारे देश के थे, और वो जिंदगी क्या होती है उसको बताया उन्होंने और छोड़ दिया कि भाई आप सोच लो ना. He was never judgmental, वो जजमेंटल कभी नहीं थे. उन्होंने दोनों चीज को सामने रख दिया कि ना, इट्स योर टर्न, यू जस्ट चूज व्हाटएवर यू लाइक. तो आप किस परिप्रेक्ष्य में उसको देखते हैं और क्या समझते हैं. और मैं तो तकरीबन हर चीज को अपनी भावना से कोरिलेट करता हूँ, और मैं नॉवेल पढ़ता हूँ तो भी उसमें भावनाओं को मैं फील करता हूँ, मूवीज देखता हूँ, आप लोग को सुनता हूँ तो भी. तो मेरे लिए तो ये सारी चीजें ग्रेट है, इससे बढ़कर के और कुछ हो ही नहीं सकता है. थैंक्स अनुपम. मैं यहाँ पे छोटी सी बात कहना चाहूंगी सर, सॉरी टू इंटरप्ट, बट जैसा कि आप बोल रहे हैं ना कि जो पिक्चर दिखाई जाती थी, अल्टीमेटली मेरे दिमाग में एक मतलब एक एग्जांपल आता है कि जैसे सत्यजीत पिक्चर नहीं बनाते थे, वो अपने जैसे कोई आया ना और हमने गेट खोल दिया, दरवाजा खोल दिया. हाँ, एग्जैक्टली वो गेट खोल देते थे, बस दरवाजा खोला है हमने, और आप देखो अपनी नजर से. बिल्कुल. जैसे कई बार घर जाके हम कहते हैं अरे उनका घर कितना गंदा था, या कोई कहता है यार उनके घर में कितने सुंदर सुंदर पेड़ लगे थे, देखो ना वहाँ क्या हो रहा था. बस वो यही करते थे, वो पिक्चर नहीं बनाते थे, गेट खोल देते थे कि वेलकम. कला को गढ़ते नहीं थे, वो कला को जीते थे. आप जिस सोच से आ रहे हो उस सोच से, जो सोच आप लेके आ रहे हो वो आपके सामने है, ये आपके सामने है, बस हकीकत. आप देखिए यहाँ पे एक छोटा सा 2 मिनट की मैं बात करना, जैसा कि सर ने कहा कि वो खुद रो पड़े होंगे. लकीली अभी मुझे एक हमारे यहाँ प्ले डायरेक्टर हैं, उन्होंने अप्रोच किया था. मोहन राकेश जी का प्ले है आधे अधूरे जी, उसके लिए उन्होंने कहा कि अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करें. मेरी बचपन की इच्छा थी कि मुझे कोई ऐसा टाइम मिले, तो मैंने वो 3-4 15-20 दिन के बाद उन्होंने कहना शुरू किया, मैम थोड़ा सा ना कैरेक्टर में जाइए. एंड यू वोंट बिलीव, एक दिन क्या हुआ, मैंने कहा ठीक है सर मैं बोल रही हूँ. एंड व्हेन आई सेड ना, तो मैंने देखा कि ही वाज क्लीनिंग हिज आईज और ही वाज वाइपिंग हिज टीयर्स. मेरे को लगा सच ही रो रहे हैं. तो उन्होंने कहा आज आपने अच्छा बोला, बस उन्होंने इतना कहा. बट नेक्स्ट डे जब मुझे लगा कि ये मैं जो बोल रही हूँ ये उस लेडी के साथ हुआ है, and you won't believe कि उस डायलॉग को, लास्ट डायलॉग की डिलीवरी के बाद, it took me 8 minutes to control myself. I was crying like anything. And the place where we were practicing, the landlady came and she said कि क्या कह दिया, वो कितना बिलक बिलक के रो रही हैं. तब उन्होंने कहा कि अब जब ये प्ले होगा ना तो मेरे को इनको कुछ नहीं कहना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने एक बार उस कैरेक्टर को जी लिया. तो मतलब ये होता है कि उस पिक्चर को देखना भी ऐसा होता है कि हम उस कैरेक्टर को जी रहे हैं. जब सत्यजीत रे की हम मूवीज को देख रहे होते हैं तो उसको, उसके बारे में बोल नहीं सकते, उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं. ये मैं कहूँगी. और अपना माइक बंद कर. थैंक यू सो मच. और मलय सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपने जिस तरीके से हर एक पहलू को प्रस्तुत कर दिया देवी के, तो आपने तो ऑलरेडी सब कुछ देवी के बारे में बता दिया है. उनके बोलते ना पूरा सर्जरी उसकी आपने यहाँ कर दी है. और सत्यजीत रे तो नमन पात्र हैं, आदरणीय पात्र हैं. पर उनकी 1-2 चीजें जो मैंने बायोग्राफी में पढ़ी है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. देवी का जो रोल वो प्ले करती हैं शर्मिला टैगोर, और जब वो अपने हस्बैंड के ये में रहती है, जब हस्बैंड चले जाते हैं और वो फिर सोचती है कि मैं यहाँ कहाँ रह गई हूँ अकेले, बिना पति के मैं कैसे जीवन जी पाऊंगी. और उस टाइम उसके सामने जो विजुअलाइजेशन है और जो फेस पे इमोशंस आते हैं, वो शॉट 8 मिनट का शॉट था जो रे सर ने लिया है. और वो शॉट में उन्होंने दिखाया है, वो शर्मिला उसमें बच्ची थी, मतलब 15 साल, उन्होंने बताया 15 साल की लड़की,
उन्होंने जैसा उसमें बताया था इंटरव्यू में और उस बायोग्राफी में कि उस समय वो नहीं ला पा रही थी, मतलब वो क्या समझती वो बच्चा कैसे करेगा, फिर भी उसको उन्होंने वहां शो किया। सेम यही पाथेर पांचाली में था, जब वो अंगूठा चूसते, सॉरी नॉट पाथेर पांचाली, समाप्ति, समाप्ति में, हाँ समाप्ति में जब मृण्मयी का पति भी चला जाता है उसको छोड़ के, क्योंकि वो शादी समझ ही नहीं पाती है तब तक, बचपना मतलब बॉयज कैरेक्टर उसका रहता है, लड़कों के साथ खेलना धूपना। तो जब उसका पति छोड़ के चला जाता है, उस समय उस अंगूठा चूसते हुए और फिर अपने हस्बैंड को याद करती है। तो वहां भी वो लड़की 11-12 साल की होती है और उसको अपने पति को क्या सोचेगी उस समय। तो उसको सत्यजीत रे ने ऐसा बोला था कि तुम ऐसे लम्हे के बारे में सोचो जो तुमको सबसे ज्यादा मजा आता हो। और जो ऑथेंटिक सीन है उस समय इन दैट, और फिर लास्ट वाला जो सीन आपने बताया जिसमें वो धुंध में चली जाती है, वो सही में उस समय गूज बम्स वाले वो सीन है जिसमें देवी को दिखाया गया है कि विसर्जन की तरह वो लीन हो गई है, उस जल में विमग्न हो गई है, जबकि असलियत में नॉवेल में दिखाया गया है कि वो फांसी लगा के मर जाती है। तो उन्होंने पता है अनुपम, जब सर बोल रहे थे ये वाला सीन, जब सर बता रहे थे जी तो मेरे दिमाग में गाइड मूवी में देवानंद का वो याद आ रहा था कि जी उनको भी ऐसे ही उसमें बताया कि बाबा बना दिया, बच्चा लाके गोद में लिटा दिया। तो ये चीजें हैं जो मान्यता के रूप में आज तक हमारे देश में एग्जिस्ट करती हैं और लोग उसको अभी भी greatness is thrust upon you. Greatness is thrust upon you and you have to live up to them or you have to take defeat. You have to accept defeat. लार्जर देन लाइफ जब होता है तो ट्रेजिक इवेंट तो वहीं से शुरू हो जाते हैं, एक्सपेक्टेशन से बढ़ जाते हैं। जी। और एक और चीज, मतलब जैसे आप लोग एक्टिंग की बात करते हो तो मुझे अपर्णा सेन की मूवीज भी बहुत अच्छी लगती है, और शायद इसलिए भी मैं महुआ को बहुत रिलेट कर पाती हूँ, उसके टाइटल में ही सेन है। तो शी एंड एक्चुअली शी इज मार्वेलस, शी आल्सो द वे आपने कीर्ति सर ने मिस किया है उनका चारुलता का, और ऑलरेडी हम एक्सीड कर गए टाइम लिमिट से, अभी अनुपमा जी को समय देना है, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहती हूँ। अनुपमा जी आप बोलिए पहले, आपको आग्रह करूंगी कि आपके साथ हम इसका समापन करेंगे। आप म्यूट पे हैं अनुपमा जी, खुद को अनम्यूट करिए जी। सबने बोला ही है सत्यजीत रे के बारे में, तो एक जो उन्होंने खुद के लिए बोला है सत्यजीत रे ने, when I write an original story, I write about people I know. I write about people I know. आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। अच्छा। Situation. अच्छा। First hand situation I'm familiar with. I don't write stories about 19th century. वो खुद ही कहते हैं, वो अगल बगल, तभी हम इतनी चीजों को रिलेट कर पाते हैं उनके फिल्मों से, उनके इमोशन से, बिकॉज उनकी जो फीलिंग है, उनका जो इमोशन है, रिलेशनशिप दिखाते हैं, जो एक सामाजिक एक जो बैरियर है उसको दिखाते हैं, वो सब तक पहुंचती है। ये एक जो इमोशन है वो कोई भी भाषा या देश धर्म को नहीं, इमोशन यूनिवर्सल होता है, इसीलिए सब उनकी मूवीज के साथ रिलेट कर सकते हैं। चाहे वो चाहे बंगाली मूवीज, नॉन बंगालीज देखें वो भी रिलेट कर सकते हैं। आप म्यूट करके भी उनकी मूवीज को देखें तो आपको एक एक चीज के साथ आपको सब चीज समझ आएगी, चाहे आपको भाषा समझ ना भी आ रही हो, लेकिन आपको सारे इमोशंस की वजह से आपको पूरी मूवी समझ में आ जाती है। अभिनय भी एक भाषा है। तो ये एक बहुत, जी अभिनय भी एक भाषा है, मैंने कहा, और बहुत सशक्त भाषा है। जी बिल्कुल। प्लीज कैरी ऑन। सशक्त भाषा, आंखों से ही सारी बातें कह देना, अपने हाव भाव भंगिमा से ही बात कह देना, तो ये है। और सत्यजीत रे के बारे में तो सबने बोला ही है, उनके बारे में जो उन्होंने खुद ही एक बात कहीं मैंने पढ़ी थी, एट द एज व्हेन बंगाली यूथ ऑलमोस्ट इनएक्टिवली राइट्स पोएट्री, आई वाज लिसनिंग टू यूरोपियन क्लासिकल म्यूजिक। वो उस एज में क्लासिकल म्यूजिक एंजॉय करते थे जिस एज में बच्चे एक रूमानी दुनिया में होते हैं। उनके कहने का वो था, एक बहुत ही शख्सियत जिनके बारे में हम एक घंटे में तो क्या शायद कुछ दिनों हमें लग गया, फिर भी हम उनको डिस्कस नहीं कर सकते। जी जी बहुत तो मैंने मूवी महानगर देखी, अभी मैंने ये मूवी महानगर देखी, और
महानगर को भी मैं आज के परिप्रेक्ष्य में भी देखती हूँ, क्योंकि जो महानगर में दिखाया गया है, महानगर उनकी नरेंद्र नाथ मित्रा की मूवी है, की स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है, अवतारणिका, उसी के ऊपर ये बेस्ड है। तो इसमें एक जो सोशल नॉर्म है, एक पैसे की जरूरत है, एक मिडिल क्लास, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में जो पैसे की जरूरत है, एक ड्रीम है, एक डिजायर है, उन सबको बहुत बखूबी उभारा गया है। मूवी महानगर 1963 की मूवी बनी हुई है और मिडिल क्लास बंगाली फैमिली को दिखाया गया है जो एक महानगर कोलकाता में रह रहे हैं। जो उसका हीरो होता है सुब्रतो, वो एक बैंक में काम करता है। उसके घर में बीवी है, माता पिता है, एक पढ़ने वाली बहन है और एक बेटा है। तो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली है जिसमें पैसे भी पूरे नहीं पड़ते। वो अपने एक जगह आता है, उसके पापा कह रहे हैं, उसके पिताजी कह रहे हैं कि चश्मा नहीं है उनके पास, वो पढ़ नहीं पाते हैं, वो कुछ देख नहीं पा रहे हैं ठीक से और चश्मे की बहुत जरूरत है। वो चुप रह जाता है, वो टाल जाता है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है कि वो पिताजी को और के चश्मे बनवाने के लिए भी उनको पैसे दे सके। वो चीजों को टाल जाता है, हंस के टाल जाता है। ऐसे में उसको फिर एक दिन बातों बातों में वो अपनी पत्नी को कहता है कि उसके एक दोस्त की पत्नी काम करती है और वो अच्छा पैसा कमाती है। उससे उसकी पत्नी आरती, उनको लगता है कि कहीं ये इनडायरेक्टली उससे तो नहीं कहा गया है कि शायद घर में कमी हो तो मुझे भी कमाना चाहिए, सारा बोझ मेरा पति उठा रहा है। इस चीज को, इस द्वंद को इतने अच्छे तरीके से दिखाया गया है इस ब्लैक एंड व्हाइट मूवी में कि लगता है कि हाँ, कितनी सही तरीके से ये हम सब की बात है। ये एक स्त्री, कई बार हम सोचते हैं कि हमें हाथ बटाना चाहिए, जो हम काम नहीं करते हैं क्या हमें करना चाहिए, लेकिन पारिवारिक स्थिति, सामाजिक स्थिति ऐसी होती है कि उस टाइम पे बहुत ही अनट्रेडिशनल माना जाता था बहुओं से काम कराना या स्त्री का बाहर जाना, काम करना, इसे सही नहीं माना जाता था। आज भी बहुत से परिवारों में इस चीज को सही नहीं मानते। हालांकि बहुत चेंजेस आए हैं, सोशल नॉर्म्स बहुत ज्यादा, हमारी सोच भी बदली है, लेकिन बहुत से परिवार में अभी भी इस चीज को एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल से मिली है या नहीं मिली। फिर पिक्चर अपने इस पे सिनेमा आगे बढ़ता है, चीजों को, द्वंद को दिखाते हुए। बहुत ज्यादा मैं समय नहीं लूंगी। आरती भी बहुत अपने द्वंद से निकलती है और वो काम करने की सोचती है। अखबार में उसका पति उस टाइम उसकी मदद करता है, अखबार में एडवर्टीजमेंट्स देख के कहता है तुम तो इतनी ब्यूटीफुल हो, सुंदर हो, स्मार्ट हो, तुम्हें क्यों नहीं नौकरी मिलेगी। भी जाती है नौकरी, एक सेल्स घर घर जाके सिलाई मशीन बेचनी होती है। लेकिन आरती के घर से की नौकरी की बात सुनने के साथ ही घर में एक कोल्ड वॉर सा छा जाता है। सास ससुर बिल्कुल बात नहीं करते, सास भी बहुत खुश नहीं है, एक ननद है जो खुश है, बेटा खुश नहीं है और उसे खुद अच्छा नहीं लग रहा है, बच्चे को छोड़ के उसको नौकरी पे जाना पड़ता है। उस टाइम जो वो फीलिंग्स, वो इमोशन, एक माँ का भाव उस पिक्चर में इतनी खूबसूरती से उभर के आया है कि लगता है कि बस सच में ये फ्रीज हो जाए, ये मोमेंट यही फ्रीज हो जाए। फिर वो जब पिक्चर आगे बढ़ती है, आरती अपना काम करती है, शुरू करती है, उसका बॉस उससे बहुत खुश है, घर में 2 पैसे भी आ गए, लेकिन अब उसका पति, उसके कॉम्प्लेक्सेस सामने आने लगे हैं, उसके इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाती है। और अभिमान पिक्चर मुझे याद आने लगा इस पिक्चर, हालांकि अभिमान मैंने पहले देखी है और ये पिक्चर मैंने बाद में देखी है, लेकिन अभिमान पिक्चर वाला ही वो सिचुएशन आ जाता है जिसमें
वाइफ जब ज्यादा कमाने लगती है हस्बैंड से, और हस्बैंड के दिल में जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस आते हैं, उस चीज को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया है। कुछ नहीं छोड़ देता है, एक ही शब्द वो बोलता है और जो आरती के हृदय को भीग जाता है। वो समझ नहीं पाती है कि उसे क्या करना चाहिए, उसे नौकरी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, घर में पैसे की जरूरत है, ना करे तो मुसीबत। इन्हीं जद्दोजहद में एक दिन वो कहती है कि ठीक है, उसका हस्बैंड कहता है कि तुम नौकरी छोड़ दो। ये कहती है कि सत्ती, अगर मैंने छोड़ दिया तो फिर क्या? कहता है कि हम मैनेज कर लेंगे, कोई बात नहीं। सर, एक हस्बैंड वाइफ के बीच के रिलेशनशिप को भी बहुत प्यारे ढंग से दिखाया गया है, जहां वो अविश्वास करना भी नहीं चाहता और उसके मन में अविश्वास पैदा भी हो रहा है। वो बोलता है, उसके दिल में खटकता है, लेकिन उसके मुंह से शब्द निकल जाते हैं। उसकी एक कलीग ने उसको एक लिपस्टिक दिया था और कहता है, और उसने बोला था, उसकी एक एंग्लो इंडियन कलीग होती है, उसने उसको बोला था कि जब तुम बिंदी लगा सकती हो लाल, तो लिपस्टिक क्यों नहीं लगा सकती? और उसने उसको वो गिफ्ट किया लिपस्टिक। उसके पर्स में लिपस्टिक का वो देख के उसके मन में शंका आने लगता है। उसका पति उसको टोल करता है एक दिन, कहता है क्यों आज लिपस्टिक नहीं लगाओगी? तो धीरे धीरे ये चलते चलते ऐसी बातें होती है और वो पिक्चर आगे बढ़ता रहता है। लास्ट में ऐसा होता है कि वो रेजिग्नेशन देती है, लेकिन तभी उसके पति का फोन आ जाता है और वो कहता है कि रेजिग्नेशन मत दो क्योंकि मेरी नौकरी चली गई। तो इसमें इसी तरह से फिर घर किसने संभाला? इसी स्त्री ने संभाला, इसी लड़की ने संभाला। तो महानगर जो है वो क्या है, एपिटमाइज करता है सारे इमोशंस को, सारे इमोशंस दिखाता है बहुत ही टचिंग मैनर में, जो बिल्कुल ही आपको मेलोड्रामा का नहीं लगता। आपको ये नहीं लगता कि आप किसी मेलोड्रामा के पाछे आपको मेलोड्रामा देख रहे हैं। और लास्ट में हीरो, जब उन दोनों की आपस में सुलह हो जाती है, तो लास्ट में इसका कुछ सीन ऐसा आता है कि वो कहती है कि इतना बड़ा शहर है, इतने टाइप के यहाँ पे लोग हैं, इतनी सारी नौकरियां हैं, क्या हम दोनों को यहाँ नौकरी नहीं मिलेगी? क्या हमें यहाँ नौकरी नहीं मिलेगी? और उसका पति उसको कहता है हाँ हमें मिलेगी और हम एक साथ जॉब करेंगे, एक साथ नौकरी करेंगे। और ये एक उम्मीद की रोशनी के साथ, एक उम्मीद के साथ पिक्चर यहीं पे खत्म हो जाती है। जैसे सबने कहा, एज अ टिपिकल सत्यजीत रे एंड, पिक्चर ऐसे ही एंड होती है कि पिक्चर खत्म होती है। अब आप सोचिए कि उन दोनों की जिंदगी कैसे चली। तो मूवी में जो एक इम्पोर्टेंस दिखाया गया है वुमेन एम्पावरमेंट का, और कितनी मुश्किल होती है, डिफिकल्टी होती है एक स्त्री के लिए, एक घर को बचा के रखना, एक घर को चला के देखना, सबको साथ लेके, बुजुर्गों को साथ लेके, अपने पति को साथ लेके, सबको लेके घर गृहस्थी को चलाना, ये एक बहुत मुश्किल काम है, जिसमें बखूबी उस जमाने में दिखाया गया है, इतनी पुरानी पिक्चर में, जो आज के टाइम पे भी ये चीजें इतनी रिलेवेंट है। तो यही मैं कहना चाहूंगी कि मुझे मूवी ने बहुत ही टच किया। और जैसे आप बाकी जो उनकी मूवीज है सबने देखा ही है, सबने बोला ही है उनके बारे में, तो उनको नमन करते हैं और उनकी पिक्चरों को जो सदा सदा के लिए भारतीय सिनेमा पटल पर, हिंदुस्तान में क्या विदेशों में भी जिनका बहुत इतना सारा वो है, उनको नमन करते हुए मैं अपना वक्तव्य यहीं पे खत्म करती हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनुपमा जी, बहुत ही सुंदर, आपने बहुत सुंदर शब्दों में बहुत बढ़िया, बहुत बताया और बढ़िया, उसको कंपेयर भी कर दिया अभिमान के साथ। लेकिन बहुत बढ़िया। अभिमान में जो हुआ था उससे कहीं अच्छा इसका अंत हुआ है। और सही में हम लोगों ने एक साथ इतने सारे मूवीज देख ली। जी कीर्ति सर, आप अनम्यूट करके बोलिए। मैंने कहा था ना कि सत्यजीत रे जीवन के प्रति राग के कलाकार हैं। वो जीवन में हमेशा
एक आशा को की रोशनी जला कर रखते हैं, इसलिए उसको मैं बोलता हूँ वो लोक राग के कलाकार है। जीवन के सबसे ज्यादा जो चीज मुझे छूती है, क्योंकि हर किसी को कुछ ना कुछ पसंद आता है, पर मैंने उनके इतने सारे इंटरव्यूज सुने, उनकी बायोग्राफी पढ़ी, लेकिन सबसे ज्यादा जो टचिंग मुझे लगा वो था उनका वो डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी। किसी भी एक्टर के साथ ऐसा लगता था जैसे वो उसके रिलेटिव हैं। जिनने भी उनके साथ काम की है वो उनके अंतरंग बने। रविंद्र संगीत को लेकर के उन्होंने 2 ही 3 म्यूजिशियन को लिया था, उसी के बलबूते उन्होंने ज्यादातर अपनी मूवीज बनाई हैं। और जो उनको नहीं लोग जचा, मलय सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। और बहुत आदर, बहुत इज्जत से एक्चुअली यो कहो कि उनका पूरा व्यक्तित्व जो है ना वो आपसे डिमांड करता था कि आपको झुकना तो है, और वो भी कुछ डर या दहशत से नहीं। मैं तो ये कहूंगा कि रे व्यक्ति नहीं थे, एक संस्था थे वो। जी, और he was an institution, वो एक विश्वविद्यालय थे जहां लोगों ने जो है फिल्म मेकिंग की के अल्फाबेट सीख सकते हैं, और अभी भी सीख रहे हैं, और आने वाली पीढ़ियां सीखती रहेंगी। इसीलिए मैं उनको बोलता हूँ ये बहुत बड़े संस्था थे, वो भक्ति नहीं, वो विराट थे। उनको डिस्क्राइब करना हॉलीवुड के लोगों ने उनकी स्क्रिप्ट को, उनके थीम को कॉपी किया है। बिल्कुल उनको क्रेडिट दिए बिना। एक ईटी नाम की मूवी है जिसमें बताया गया कि उनका वो थीम था, पर उसको कॉपी करके उन्होंने अपना बना लिया, जिसके ऊपर फिर हिंदी में भी मूवी बनी, कोई मिल गया। Nobody can remake a Satyajit Ray. Satyajit Ray लेकिन पिछले रविवार को मैं हिंदू के लिटरेरी सप्लीमेंट में पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा था कि कौन सी मूवी जो बनाना चाहते थे और नहीं बना पाए। आपने अगर पढ़ा हो एलियन, महाभारत जी, और पैसेज टू इंडिया वो बनाना चाहते थे। जी, पैसेज टू इंडिया जिसके लिए वो एम फॉर्स्टर से बहुत बार मिलते रहे कि हर एक बार उसने ना और ना कहा। ये मुझे पढ़ के आश्चर्य लगा। नहीं, एम फॉस्टर वो लास्ट तक भी बनाना चाह रहे थे, वो किसी भी तरह से उनका नहीं हो पाया। नहीं तो वो कहते ना अंतिम तक वो इच्छा उनकी रह गई कि एम फॉस्टर के ऊपर वो पैसेज टू इंडिया, महाभारत का नाम लिखा है, और एलियन था जो बाद में लोगों ने बना लिया। एलियन का तो बना लिया ना उसने, ईटी नाम से बना लिया, चोरी कर दिया तो लोगों ने बना लिया। इसीलिए ये पिछले हफ्ते हिंदू में एक आया था बहुत बड़ा लेख इसके ऊपर कि वो क्या बनाना चाहते थे। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने बड़े इंस्टीट्यूशन का थोड़ा भी अंश, एक बूंद भी प्राप्त हुआ तो बहुत ज्यादा है। तो आपको भी धन्यवाद देता हूँ। अनुपम, सारा क्रेडिट तुमको जाता है। नहीं, इस तरह से नहीं, आप सब हम लोग को मिलाने का, हम लोगों को प्रेरित करने का कि हम लोग, अगर तुम नहीं होती तो अभी 2-3 एपिसोड से जितना कुछ हम लोग सत्यजीत रे के बारे में, उसके पहले रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में जितना कुछ हम लोगों ने जाना, वो तो नहीं जान पाते क्योंकि बिजी शेड्यूल में अनुपम ही है। इस कार्यक्रम के सूत्रधार अनुपम है और हम लोग को मिलाते हैं, इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र, संवर्धना के पात्र हैं। हम लोग उनका अभिनंदन करें। थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही कंटिन्यू रखो तुम, ताकि हम लोग कुछ नया सीखते रहें, लोगों से मिलते रहें। और एक चीज अनुपम, तुमने और कहा कि वो चारुलता का पात्र ऐसा था कि उसको कोई भी देखे तो उसे प्यार करे, लेकिन उसका एड्रेस भेजना यार हमको। सॉरी, जस्ट किडिंग।